बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। कैसे हैं आप सब? मूड अच्छा है कि नहीं अच्छा? अच्छा चले, नहीं अच्छा तो आज हम आपका मूड ज़रा बेहतर कर देते हैं। कोशिश तो हमारी यही होती है एट मॉर्निंग एट होम कि आपका मूड बेहतरीन करें और आपके साथ मज़े मज़े की बातें करें और एंटरटेनमेंट भी आपको प्रोवाइड करें, उसके साथ इन्फॉर्मेशन भी करें और कुछ इन्फोटेनमेंट टाइप एक बुक के आपको हम प्रेजेंट करें। आज किस टॉपिक पे बात करनी है व्यूअर्स? दो चीज़ें ना मैं बड़ी दफ़ा सुनती हूँ लोगों को कहते हुए, जो अक्सर लोग सोचते हैं कि एक ही चीज़ है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों एक चीज़ नहीं है। मैं बात कर रही हूँ गिव अप करने की और लेट गो करने की। दोनों में बड़ा फ़र्क है। मत बहुत एक पतली सी लाइन है जो उन दोनों को मुख्तलिफ करती है, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि गिव अप करने का मतलब है कि यार आपने एक ट्राई की चीज़ और कहा कि यार वॉटेवर, ट्राई करने के बाद आपने कहा कि यार ये चीज़ वर्क नहीं कर रही या वॉटेवर, और आपने गिव अप कर दिया कि यार मेरे से नहीं होता या वॉटेवर, राइट। एक होता है लेट गो करना। फ़र्क मैं आपको बताती हूँ। आप एक कंपनी में काम करते हैं, आप वहाँ पे एक एफर्ट करते हैं अपनी पोजीशन को सॉलिड करने के लिए, आप काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, आपने बार बार कोशिश की, आपने बार बार कोशिश की। एक सर्टन पॉइंट आया जहाँ पे आपने कहा यार फॉरगेट इट, आई एम गो टू गिव अप, और एक तरह से आपने अपनी वो जॉब को गिव अप कर दिया या मतलब छोड़ दिया, राइट। लेट गो करने का मतलब क्या है? लेट गो करने का मतलब ये नहीं है कि आपने गिव अप कर दिया। लेट गो का मतलब ये है कि आपने पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया, उसको देखा और फिर गेज किया कि यार बेहतर है टू लेट गो। दो लोगों की लड़ाई हो रही है, एक बंदा चीखता चला जा रहा है, लड़ रहा है, भिड़ रहा है, आर्ग्यू कर रहा है। अब आप उस बंदे से लड़ने के बजाय चुप कर जाते हैं, किनारा कशी कर लेते हैं और उस दिमाग में कहते हैं कि यार लेट इट गो, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं भी आगे से बोलूँगा, मैं भी आगे से लड़ूंगा, ये मामला बिगड़ जाएगा, लेट इट गो। सो लेट इट गो और गिव अप में फ़र्क है। गिव अप का मतलब हमने ट्राई किया, डिडंट वर्क आउट, व्हाटएवर, छोड़ दो, डजंट मैटर। बट लेट गो का मतलब है कि भाई कभी कभी कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ता है, कुछ चीज़ों को दरगुजर करना पड़ता है। ये रिश्तों में बड़ी दफ़ा होता है कि हम कहते हैं कि यार लेट गो। लड़ाई हुई भी है किसी से, आपने कहीं पर उनसे मुलाकात हुई, आपने सोचा यार लेट इट गो, छोड़ दो, फॉरगेट इट, आपने खुद ही जाके सलाम करके हेलो हाय करके मामले को नॉर्मल कर लिया। मैं गिव अप के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, मैं लेट गो की बहुत सपोर्ट में हूँ। क्यों? क्योंकि देखें, गिव अप करने का मतलब है कि आपने कोशिश की और फिर कहा यार फॉरगेट इट। हाँ, जायज़ चीज़ पे गिव अप करना समझ आती है कि भाई ये चीज़ हर तरीके से करने की कोशिश कर ली, इसका नहीं हल निकल रहा, इसकी नहीं सोल्यूशन निकल रही, तो कोई और चीज़ कर लेते हैं इसके बरक्स और इसके ऊपर गिव अप कर जाते हैं। लेट गो का मतलब बेसिकली ये है कि कभी कभी आप इस पोजीशन में भी हैं कि आप किसी चीज़ को के बारे में एक्शन ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप लेट गो कर देते हैं क्योंकि आपको नज़र आता है कि एक जगह आपने किसी लड़ाई में जवाब दिया और आपने अपने आप को सही मनवा लिया, और एक जगह और वहाँ पे लड़ाई और बिगड़ गई और मसला और बढ़ गया। एक जगह ये है जहाँ पे आपने लेट गो कर दिया और कहा कि फॉरगेट इट, मैंने इस चीज़ को नहीं बढ़ाना। उसको ना बढ़ाने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपको जहनी सुकून भी मिलता है और उसके साथ साथ आपने वो पॉजिटिव और अच्छा काम किया होता है जो ऑब्वियसली दूसरा बंदा नहीं कर रहा होता। सो लेट गो करने का मतलब कभी भी गिव अप करना नहीं होता। लेट गो करने का मतलब होता है कि यार छोड़ दो, दरगुजर कर दो, फॉरगेट अबाउट इट, आगे देखी जाएगी, कभी किसी और वक्त देख लेंगे। सच ये है कि लेट गो करना बहुत बड़ी ताकत है, ये एक आपकी सक्सेस है, क्योंकि हर चीज़ को पकड़ कर रखना ज़रूरी नहीं होता और हर जंग लड़नी भी ज़रूरी नहीं होती। वो जो कहते हैं ना कि पिक योर बैटल्स, अक्सर ऐसे होता है कि एक पॉइंट आता है जहाँ पे बंदा कहता है कि बस अब और नहीं, मेरे से नहीं हो रहा, मैंने नहीं करना। और ये वो मतलब बेसिकली आप मेहनत करते हैं, सब कुछ दाव पे दे लगा देते हैं, मगर उसका नतीजा कोई नहीं मिलता। तो आप कहते हैं कि यार मैं थक गया, मैं टूट गया, और फिर आप अपने आप को कहते हैं कि बस अब और नहीं। ये है गिव अप करना कि आपने ट्राई किया, आपने मेहनत की, और आपने कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस तरह मेरे एक नेफ्यू हैं, उन्होंने LSAT एक दफ़ा दिया, 2 दफ़ा दिया, जब 3 दफ़ा LSAT का पेपर दिया और वो नहीं उनसे क्लियर हुआ, तो उस बच्चे ने कहा कि जी मैं पिछले 1.5 साल से LSAT के पीछे ही लगा हुआ हूँ। ये एक एग्ज़ाम होता है जब आपने लॉ स्कूल जाना होता है बाहर के मुल्क में, LSAT होता है, GMAT होता है, बट बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अगली BA के बाद जो आपने तालीम लेनी होती है उसके लिए। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार वाई यू गिविंग अप? ही सेड, खाला मैं गिव अप नहीं कर रहा, मसला ये है कि मैं अब
1.5 साल से मैंने अपनी ज़िंदगी का, पढ़ाई का इस तरफ लगा दिया कि मैंने एलसैट देना है, एलसैट देना है। अब एलसैट नहीं हो पा रहा, अब मैं एमबीए के लिए ट्राई करूँगा और मैं कोई और चीज़ जो है किसी और जैसे जीमैट हो गया या किसी और किस्म के टेस्ट को दे के बाहर के लिए अप्लाई करूँगा। मैंने कहा ओके बेटा, यानी कि उसने ट्राई किया, फिर उसने कहा कि मैं ये गिव अप करके कोई और अल्टरनेटिव देख लेता हूँ। इस किस्म के गिव अप से मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई किए बगैर ही कहना कि यार आई कांट डू दिस, आई गिव अप, ये चीज़ गलत है। और लेट गो का मतलब बेसिकली कि दिल बड़ा करें, छड्डो परा, मतलब लेट गो करना हारना नहीं होता। बेसिकली लेट गो का मतलब होता है किसी चीज़ को दिमाग और दिल से निकाल देना। वो चीज़ जो आपको फ्रस्ट्रेशन दे रही है, जो आपका सुकून बर्बाद कर रही है, और ये आपको बेहतर लगता है कि छोड़ देने से इस मामले को बेहतरी आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका ख्वाब था कि अपना बिजनेस शुरू करें, आपने पैसे लगाए, मेहनत की, रात दिन एक किया और हालात सही नहीं हुए। फिर आपने फैसला किया कि भाई इस रास्ते पे चलने में ज़्यादा नुकसान है, इस बिज़नेस को ग्रो नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि हम इसको मतलब जो है वो गिव अप कर दें, राइट। लेकिन अगर रोज़ आप ये खुद को सोचते रहें कि काश ये हो जाता, काश मैं फेल ना होता, तो आप बेसिकली अपने आप को नेगेटिविटी में लेके जा रहे हैं। मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ कि अपनी 100% मेहनत से 100% कोशिश करें, किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, 100% अपना एफर्ट किसी चीज़ की तरफ लगाएं। उसके बाद वो वर्कआउट नहीं करती, इट्स ओके। इसी तरह लड़ाई फड्डे में एक होता है कि आप किसी ताल्लुक पे, जिस तरह मियाँ बीवी का ताल्लुक है, आपने उस ताल्लुक पे गिव अप कर दिया कि भाई हमारी नहीं बन रही, हमारी नहीं बन रही, टू हेल विद इट, आई गिव अप। एक ऑप्शन होता है कि आप लेट गो कर जाएं, जहाँ पे ताल्लुक इतना बिगड़ जाए, इतना ख़राब हो जाए कि बातचीत भी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं है, और आपने हर मेहनत कर ली है, आपने फैमिली के बड़े भी इसे इन्वॉल्व कर लिए, आपने मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी स्कॉलर या किसी ऐसे इंसान को इन्वॉल्व किया जो आपके आपस में गुफ्तगू करे, आप लोगों ने आपस में एफर्ट किया, आप लोग थेरेपी पे भी गए, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन मसला नहीं हल हो रहा। दो ऐसे लोग हैं जिनकी बन ही नहीं रही, वहाँ पे पूरा एफर्ट करने के बाद लेट गो करना व्यूअर्स जायज़ बात है। क्यों? क्योंकि ना आपने हर किस्म की कोशिश कर ली। सो लेट गो और गिव अप करने के बीच का डिफरेंस अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आइए बढ़ते हैं अपनी प्यारी सी, बहुत ही हमारी लाडली सी फ़खरुन्निसा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ी अच्छी लग रही हैं आज आप। बहुत शुक्रिया। बाकायदा आज आप विंटर स्पेशल लग रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं लेट गो करने की और गिव अप करने की। आप ज़्यादा क्या करती हैं, गिव अप करती हैं या लेट गो करती हैं? गिव अप थोड़ी सी मेरी नेचर से बिल्कुल चेंज है, मैं गिव अप जल्दी नहीं करती। ऑप्शन ही नहीं। अनलेस, हाँ ऑप्शन नहीं है, अनलेस कि कोई बहुत ऐसी सिचुएशन आ जाए। लेट गो करना तो हमारी सुन्नत में भी है और कर देना चाहिए। दरगुजर बहुत से रिश्तों को, बहुत सी चीज़ों को बचाने में हमारे बहुत काम आता है दरगुजर से, और अपने ज़हनी सुकून भी बिल्कुल बड़ा सही होता आपने है। वर्ड यूज़ किया, मैं तब से सोच रही थी दरगुजर करना। लेट गो बेसिकली दरगुजर करना है, गिव अप का मतलब है हार मान लेना। दरगुजर कर देना किसी ताल्लुक को भी, जैसे कि मैंने शादी का एक एग्जांपल दिया। देखिए फ़खरुन्निसा, कुछ ऐसे ताल्लुक होते तो नहीं चल पाते, दिखने में वो बड़े वो लगते हैं। अब जैसे आप इंस्टाग्राम पे देखें या मतलब ये सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें, बेसिकली टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ही आप देखते हैं ना, कपल्स बड़े हैप्पी, बड़े खुश, 6 महीने के बाद तलाक हो रही है। लोग कहते हैं ये क्या हो गया, इतने तो खुश थे। तो ये जो हम ऑनलाइन और ऑन एयर चीज़ें देखते हैं, अगर हम उन फनकारियों से थोड़ा बाहर निकल आएँ और ये एक्सेप्ट कर लें कि लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो अगर कभी कोई ताल्लुक हर मेहनत एफर्ट करने के बाद, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज आपकी लड़ाइयाँ शुरू भी, हमारी तो नहीं बन रही, छोड़ दो, वो गिव अप करना है। लेट गो करना और ताल्लुक को भी दरगुजर कर देना क्योंकि वो अब नहीं वर्क कर रहा। और स्पेशली अगर बच्चे इन्वॉल्व हो तो मोहब्बत प्यार से अलहदगी करना। अब मैं बात कर रही हूँ सेपरेशन और डिवोर्स की, जो बहुत बड़ी चीज़ है, मगर मोहब्बत प्यार से सेपरेट करना, एक दूसरे की इज्जत को मेंटेन करना और रिस्पेक्टफुली चलना। इसका फ़ायदा ये होता है कि कल को आपके बच्चों की ग्रेजुएशंस आएंगी, शादियाँ आएंगी, खुशी गमी के मौके आएंगे, आप दोनों साथ खड़े तो हो पाएंगे। देखें, ताल्लुक आपस में ख़त्म हो भी जाए व्यूअर्स, जो आपका ताल्लुक अपनी औलाद के साथ है वो कनेक्शन कभी नहीं ख़त्म हो सकती। और उसके साथ साथ व्यूअर्स, सोचने की बात है, 2 लोगों की शादी नहीं चली, ख़ानदानों की जंग शुरू हो जाती है। तो इन ख़ानदानों की जंगों से भी हमने बाहर निकलना है। और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के प्रो हूँ क्योंकि मैं खुद एक ब्लेंडेड फैमिली में हूँ। मेरे हस्बैंड के पहले से 2 बच्चे, मेरा पहले से 1 बच्चा, हम दोनों की शादी हुई, 3 बच्चे हमारे ऑलरेडी थे आपस में। फिर हसन और नूर हुए। अब वो दोनों तीनों बच्चों के रिश्तेदार है क्योंकि वो उनके भाई बहन हैं।
सो अगर कल को फैसल और मैं साथ नहीं रहते, सो कितनी ज़्यादती है कि हम दंगे फसाद करके, लड़ाई झगड़े करके, फड्डे डाल के सेपरेट हों। क्या बेहतर चीज़ ये नहीं है कि मोहब्बत प्यार से अच्छे तरीके से अलहदगी करें, ताकि आगे जाके ताल्लुक़ मेंटेन, जो आपको करना ही करना है, आप कुछ नहीं कर सकते, वो बच्चे और उन बच्चों की वजह से आप सारी ज़िंदगी कनेक्टेड हैं। सो इज़न्ट इट बेटर कि पॉजिटिवली करें। और इसमें बाय द वे व्यूअर्स दोनों का रोल आता है, किसी एक बंदे का नहीं आता। तो एक वर्ड्स ऑफ विजडम आपके साथ, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक डिवोर्स देखी, बड़ी अनप्लेजेंट, और मैंने यही कहा, मैंने कहा यार गिव अप कर रही हो, तो मेरी दोस्त ने कहा जुगन गिव अप नहीं कर रही, लेट गो कर रही हूँ। कहती क्योंकि ताल्लुक़ जो है ना वो इतना ख़राब अब हो गया है कि अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों की वजह से पॉजिटिव रहें, तो उसके लिए हमें यहाँ पे अब अपने दंगे फसाद रोक के आपस में अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि ये आपकी ज़िम्मेदारियाँ, ये मेरी, अब हम अलहदा हैं। इसके बाद अगर डिवोर्स पे बात आती है तो वो भी देख लेंगे, लेकिन बच्चे प्रायोरिटी पे, अपनी ज़ात भी लेकिन बच्चे भी। सो व्यूअर्स, लेट गो एक्सेप्टेबल है, हमारी प्यारी सी फ़ख्रुन्निसा के लिए गिव अप ऑप्शन नहीं है। तो ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो किचन में चने नज़र आ रहे हैं, चने भटूरे बन रहे हैं, क्या बन रहा है ये अब हम ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं फ़ख्रुन्निसा के किचन में। चने भटूरे बना रही हो? नहीं, आज बन रही है कटोरी चाट। है की होता है कटोरी चना चाट। चना चाट को हम कटोरी में उसको करेंगे। ये कौन लोग हैं व्यूअर्स जो वायरल इनको रेसिपी मिलती है ये पकड़ लेते हैं उसको? ये बहुत पॉपुलर हुई हुई है कटोरी चाट के, मतलब आप बेसिकली कटोरी में आपको देते हैं और वो आप बेसिकली रख सकते हैं, मिट्टी का बर्तन हो गया या व्हाटएवर हो गया। नहीं, ये कटोरी हम बनाएंगे, मैदे के साथ हम बनाएंगे। ओह, Like ये वो पापड़ी की एडिबल तरह। कटोरी जी, है edible जो कटोरी पापड़, है। वो पापड़ स्टाइल हाँ। टाइप बनती है। हाँ, वो भी बड़े मजे की होती है। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग पापड़ी ऑन टॉप, तो पापड़ी इज अंडरनीथ। जी, ऐसे इसको प्रेजेंटेबल। मैं आ गई। मैंने क्या करना है? आप गाजर का हलवा से शुरू करते हैं यहाँ पे? हाँ जी। हमने पहले इसमें घी डाल के इसको गर्म कर लिया। ठीक है। और अब हमने अब इलायची वगैरह डाल दे, कड़कड़ा ले इलायची पहले। डालनी है। और मुझे पहले कड़कड़ाने वाली चीज़ें दे दो। बादाम पिस्ते डालने हैं इसमें? वो लास्ट में डालेंगे। वो मैं आप नहीं अच्छा, चाहते आप रोस्ट करके निकालना चाह रही हैं? या वो रोस्ट बाद में कर लेंगे? ठीक है। इलायची को हमने थोड़ा सा कड़कड़ा लिया, उसके बाद इसके बाद हम गाजर को डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि उसका सारा मॉइस्चर जो है वो निकल जाए। यार अच्छा, वैसे गाजर का हलवा कसम से बाहर मार्केट में ही मिलता है, घरों में तो अब उस लेवल का मिलता ही नहीं। ये सारी डाल दूँ गाजर? जी, सारी डाल। तो बेसिकली एक तरह से मैंने गाजरों को भूनना है। अच्छा है, वैसे आप मुझे सिखा रही हैं, मैं भी फिर अपने YouTube चैनल में गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने एक बनाना सिखाया था लेकिन वो क्रंची सा बन गया था, अजीब सा। नहीं, इसको आप अच्छे से बुनाई करके इसमें थोड़ा सा दूध का भी डाल के, उससे भी ये कि इसमें जो है ना बड़ा दूध से बड़ा फर्क पड़ता है। बाय द वे ये मैंने बाद में रेसिपी पढ़ी, वो जो होता है ना कि हम व्यूअर्स गाजर का हलवा घर में बनाते हैं तो वो अजीब सख्त सख्त सा बनता है। हाँ। बिल्कुल सही कह रही हैं, उसमें अगर आप दूध डाल दें, लोग क्या करते हैं खोया डाल देते हैं। देखिए खोया मेल्ट नहीं होता, खोया मेल्ट नहीं होता, खोया अपनी शेप को ही रखता है, थोड़ा बहुत उससे मॉइस्चर आता है। लेकिन जब आप दूध डालते हैं तो दूध से ना वो थोड़ी सी गाजरों के अंदर जो क्रंचीनेस आ जाती है भूनने की वजह से, उसका बड़ा अच्छा टेक्सचर एक बनता है। और मतलब बिल्कुल वो मेल्टिंग फॉर्म में भी नहीं गाजर होती, बड़ा अच्छा उसका टेक्सचर एक बनेगा। और व्यूअर्स घर पे बनाएं गाजर का हलवा, एक तो देखिए सस्ता पड़ता है, मार्केट से जाके लो तो कसम से 1500 से लेके 3-3 हज़ार का किलो गाजर का हलवा मिल रहा है। उससे 1/4 प्राइस में मतलब आप घर में 300-400 रुपए में बना सकते हैं, 500 रुपए की। बरकत भी होती है और वैसे भी टेस्ट में भी आपको पता होता है आपने चीज़ें सारी अच्छी तरीके से डाली हैं। और यार साफ सुथरी चीज़ है। सॉरी बट मार्केट में अक्सर जब गाजर का हलवा बनाते हैं तो व्यूअर्स करते क्या है कि वो गाजरें जो ख़राब गली हुई भी होती है ना, वो भी ले लेते हैं। आप जब फल वाले के पास जाते हैं या सब्जी वाले के पास और कहते हैं कि यार ज़रा पुराना सस्ता वाला दे दो माल, तो वो क्या करते हैं कि जो गाजरें बिल्कुल भूस के मरने वाली हुई होती हैं वो आपको पकड़ा देते हैं। लोग कलर भी डाल देते हैं अगर उसको वो जस्टिफाई करना हो। तो मेरा पॉइंट ये कि फ्रेश बनाएं। सबसे बड़ी बात ये कि चीनी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक आपके साथ टिप शेयर करूंगी। चीनी ज़रूर डालें क्योंकि गाजर के हलवे में डालनी पड़ती है, लेकिन कम मिकदार में चीनी डालें। और क्या करें, खजूर और इंजीर को ग्राइंड कर लें और उसको इसमें ऐड कर लें।
मिठास आपको मिल जाएगी। वही जो बात कल जैनब गोंदल भी कर रही थी हमारे प्रोग्राम पे, जैनब ने भी यही बात की कि भाई खजूर और इंजीज के पाउडर को भी आप यूज़ कर सकते हैं या पेस्ट को यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को मीठा करने के लिए। आपको गर्ज है मीठा करने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि गाजर वो चीनी डालें या क्या, उससे होगा ये कि हर कोई खा सकता है। स्टीविया अगर डालेंगे और साथ में इसी तरह गाजर और इसी तरह खजूर और वो डाल देंगे इंजीर का पेस्ट, तो उससे होगा ये कि डायबिटिक बंदा भी थोड़ा बहुत खा सकता है। और वैसे भी बच्चों को, जो बच्चे खाते नहीं हैं, हमारे गाजर में अपनी नेचुरल तौर पे भी बड़ा स्वीटनेस होती है, और बाकी की और हम खजूर विटामिन सी, अंजीर डालते हैं तो बच्चों कैरोटीन। के लिए कितनी अच्छी चीज़ हो जाएगी। अच्छा, आप ना इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाओ गाजर के हलवे के, ठीक है, ताकि हम एटलीस्ट अपनी पूरी इंग्रेडिएंट्स कर लें और उसके बाद फिर हम अपनी कटोरे चाट की तरफ आएंगे। सबसे पहले मैं गाजर के हलवे की जो है गाजर के हलवे की रेसिपी, हाँ। उसके लिए गाजर ली है मैंने 1 किलो, ग्रेट कर ली है। सब्ज़ इलायची 3 अदद, चीनी 3/4 कप, और घी जो है वो आधा कप, खोया जो है इसमें 500 ग्राम, अंडा एक, ऊपर गार्निश के लिए उबला हुआ यूज़ करेंगे, बादाम हस्बे ज़रूरत, और चांदी के वर्क से इसकी सजावट कर देंगे। लेकिन चंद इंग्रेडिएंट हैं जिसके साथ ही गाजर का हलवा इजीली बन जाएगा। और दूध इसमें आप हस्बे ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं, 500 ml तक इसमें आप दूध यूज़ कर सकते हैं। सो ये अब इसको कितनी देर मैंने करना है? इसको ज़रा थोड़ा सा टाइम भूनेंगे हम अच्छे तरीके से, ताकि इसका ये अपना जो है ना मॉइस्चर लूज ठीक कर है। दो, ये सॉफ्ट हो और जाए। ये क्या किस लिए? और ये कटोरी के लिए मैं बनाने लगी हूँ, वो मैं आपसे उसकी रेसिपी शेयर साथ साथ कर देती हूँ। साथ रेसिपी कर लेते हैं और साथ साथ जो साथ आपने, उसका मिक्सचर पहले हम बना लेते हैं और फिर मैं उसकी रेसिपी शेयर कर दूँ, बिल्कुल ठीक है, आप मिक्सचर बनाएं उसके बाद फिर ताकि इंग्रेडिएंट्स ये साथ साथ मैं दिखा भी सकूँ। साथ साथ हम करते जाएं। हाँ ठीक है व्यूअर्स, अगेन ये सब चीज़ें आपके सामने हम क्यों करते हैं, बिकॉज देखिए व्यूअर्स, हमेशा लोग मुझे कहते हैं कि यार आप लोग तो शो पे बड़े आराम से बना लेते हैं। व्यूअर्स, हमें घर से ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे बनाने में, बिकॉज इट्स नॉट अ रियल किचन व्यूअर्स। मतलब हमने सेट बनाया हुआ है जिसके ऊपर हमने किचन का सेटअप लगाया है। फॉर एग्जांपल हमारा ये जो नलका है, यस पानी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने प्रॉपर एक सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ से वो, तो हम उस तरह से खुला पानी नहीं यूज़ कर पाते जिस तरह हम लोग घरों में करते हैं। उसके अलावा अवन्स हैं, चीज़ें हैं, ये सारी हमने प्लेस की हुई है यहाँ पे। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमें अच्छा खासा दिक्कत होती है ऑन एयर चीज़ें बनाने की। तो अगर हम मैनेज कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। वही वाली बात है ना, लॉट ऑफ पीपल, अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं खाना, बट वो आपको महंगा भी पड़ता है। अपनी ज़िंदगी को बस आसान बनाएं और सब कुछ अच्छे से घर में बड़े आराम से बन अब जाता ये है। गाजर का हलवा अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना लेते हैं, हम पता है क्या करते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा ना, कुछ 4-5 किलो गाजर का हलवा, मतलब 5 को किलो बनने के बाद उसका वज़न, हम क्या करते हैं कि हम आधे किलो या 750 ग्राम के डिब्बे बना लेते हैं। सही। और फिर जब कोई गेस्ट आया, मेहमान आए, आपने खाना शाना सर्व किया, आपने गाजर का हलवा गर्म किया, उसके ऊपर थोड़ा सा खोया डाल दिया, घर पे है, वरना तो हम डब्बे ही ऐसे बनाते हैं कि हम खोया डाल के उसमें करते हैं। और मैं फ्रीज़र में हमेशा पोर्शंस बना के खोए के रखती हूँ कि गेस्ट आए तो लगे कि मौके पे ही आपने एक चीज़ की है। और आजकल तो ये वैसे भी बहुत मज़ा आता है इसको गाजर का हलवा, मैं पता है क्या करें। कहती हूँ, एक दिन गाजर का हलवा बना लें, एक दिन दाल का बना लें, एक दिन पेठे का बना लें, ऐसे और ही उसको फिर आप फ्रीज़र में डाल दें। आपकी पूरी सर्दियां सुकून से गुजर जाएंगी। क्यों? क्योंकि मौका आता है, कोई चीज़ हो गई, कोई आ गया, कुछ हो गया, खाना तैयार हो जाता है, मीठा रह जाता है। अच्छा, आपने क्या मिक्सचर बनाया? अब इस मिक्सचर के अंदर हमने मैदा लिया है, जो मैं आपको साथ साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। नमक डाला है इसमें? इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, पिंच ऑफ नमक डाल दें। मैदा 1 कप लिया है, कॉर्नफ्लोर 2 चाय के चम्मच है, और पानी इसमें हस्बे ज़रूरत लेना है। इतना इसमें पानी हमने यूज़ करना है कि मैं आपको दिखाऊं कि जब आप इसमें चम्मच डालें तो देखिए चम्मच के ऊपर से पूरा जो मटेरियल है वो ड्रॉप डाउन नहीं हो रहा। तो इस पोजीशन में जब आ जाएगा, इस तरह का हम चम्मच लेंगे और उसको अच्छे से गर्म करके, इसमें मैं आपके सामने कटोरी भी इसकी बनाकर आपको दिखाती हूँ, और इसको आप सर्व कर, मतलब इसको बनाकर आप रख सकते हैं 1-2 दिनों के लिए। अब ये देखिए, मैं नमक जो है वो गाजर के हलवे में भी थोड़ा सा डाल रही हूँ। पूछें क्यों? इससे क्योंकि बहुत ये अच्छा मिठास को हाँ, कट करता है थोड़ा सा, और वो जो चुभने वाला मीठा होता है वो नहीं होता, बस थोड़ा सा, 2 चुटकी थोड़ा सा ये खोए में भी नमक होता है थोड़ा सा, तो डालना ज़रूरी है। जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया। नहीं, हर बंदा खोया नहीं डालता ना जान, घर पे हर बंदे के पास अवेलेबल नहीं होता। बहुत से लोग गाजर का हलवा बस थोड़ा सा दूध डाल के बना लेते हैं, फ्लेवर वही आ जाता है। ये तो फनकारियाँ हैं सारी हमारी जो एक्स्ट्रा। अच्छा, ये अब हमने, अब ये देखिए, हमने इसको, मैंने चम्मच को इसके अंदर रखा है ऑयल के अंदर, ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। इसका ये ऑयल सारा रिमूव कर दिया, और इस चम्मच को अब मैं इसके अंदर डालूंगी। अब आप देखिएगा, ये देखा है, ये देखिए इसके साथ उसके, क्योंकि वो चम्मच गर्म है तो इसके साथ आराम से ये सारा कुछ जो है कोट अच्छे हाँ, से हो गया। ये कोट हो गया। और ये नीचे करेंगे, नीचे करेंगे। आपने कटोरी बेसिकली इस तरह करके बना ले,
थोड़ा सा थिक बैटर रखेंगे क्योंकि अगर वो और? नहीं तो फिर वो इजीली रिमूव नहीं होगा। अब डाल दूँ अंदर हाँ जी, वापस? अब इसको आप उसमें डाल दें। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा फ्लैट कर दिया, हमने ऐसे। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस। ओह, क्या बात थोड़ा है। सा जो है ना उसका मैंने आग बंद कर दी ताकि क्योंकि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म है। ये देखें, जैसे ही इसका हो जाएगा ये आराम से इसमें से रिमूव हो जाएगी। ये देखें कि ये साइड से हमारा थोड़ा सा बैटर अंदर चला गया, नहीं तो ये इजीली हमारी कटोरी रिमूव हो जाती है। ठीक है, बस हमने ये इसको लाइम इसको करती हूँ। अच्छा, अब ये जो है प्लेट प्रिपेयर है, इसके अंदर आप निकाल दीजिएगा फिर इसको। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, ये मैं हल्का सा इसको हाँ, करके ना sorry। समझ आ गई कि आपकी कटोरी ना हाँ डैमेज जी। हो। अब ये आ गया और ये हमने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया और ऑयल। ये इजीली जो है ना इसका कलर आ जाएगा तो उसको हम निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। बिल्कुल बिल्कुल 100% रेसिपी शेयर करनी है। इसकी कटोरी के लिए हमने मैदा लिया है, जो कटोरी का मिक्सचर बनाने के लिए हमने मैदा लिया है 1 कप, कॉर्नफ्लोर 2 चाय के चम्मच, नमक हस्बे जायका, पानी इसमें हस्बे ज़रूरत, और जो तेल है उसको डीप फ्राई के लिए हम यूज़ करेंगे। और चना चाट जो फिलिंग के लिए हमें चाहिए उसके लिए सफ़ेद चने हमने उबले हुए लिए हैं 2 से 3 कप, आलू उबले हुए आधा कप, प्याज चौथाई कप, टमाटर चौथाई कप, हरा धनिया 1 खाने का चम्मच, अनार के दाने आधा कप, सेब नीमको चौथाई कप, नमक चौथाई चाय का चम्मच, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर हस्बे जायका, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, हरी चटनी 1 चाय का चम्मच, इमली की चटनी 1 खाने का चम्मच, दही जो है गाढ़े वाला 1 कप लेंगे, पुदीने के पत्ते सजावट के लिए। ये कितना और बस हो गया? हाँ जी, हो गया। इसको थोड़ा सा गर्म कलर और दे दें तो बस ये हमारा रेडी है। सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ हमारे व्यूअर्स को, ये देखिए। अब हमने इसके अंदर भी अलबत्ता थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं ताकि वो अंदर ताकि से अंदर कच्चा से ना अच्छे से वो कुक हो हाँ। जाए। और ये आपकी कटोरियाँ तैयार हो गई। अब चना चाट इसमें कैसे बनेगी? चना चाट के लिए हम देखिए हम उबले हुए चने लिए हैं एक बाउल में, सारी जो हमने इंग्रेडिएंट्स उनको मिक्स कर देना है। इसमें आलू उबले हुए ले लिए हमने आधा कप, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ कम या ज़्यादा करना चाहें अप टू यू। प्याज और ये टमाटर लिया है हमने, इसमें हरा धनिया थोड़ा डाल रहे हैं, लेमन जूस 2 टीस्पून, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ये कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा है, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल के, क्योंकि थोड़ा सा नमक ये हमारी निकाल दूँ चटनियों मैं में भी है। आपको? हाँ जी, ये कहाँ वो पे? प्लेट आपकी मैंने रेडी की है। ये हमारी कटोरी बन गई और ये हमने फिर अब हम वापस इसमें डाल जो दिया है इसके हम अंदर गरम करने के लिए, क्योंकि कटोरी बनाने के लिए आपको ये हरी चटनी जो है धनिया और पुदीने और हरी मिर्च के साथ मैंने पेस्ट उसकी बनाई हुई है, थोड़ी सी इसमें हम ये ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा ये इमली का पल्प इसमें जा रहा है। गाजर के हलवे का अब क्या करूँ? लगी गाजर रहूँ? के हलवे की, हाँ जी, अभी इसको थोड़ा सा इसको टाइम ये इन चीज़ों को हम मिस नहीं कर सकते, बुनाई जो है ना वो की हो जाती है। हाँ, वो बुनाई ना करो ना तो उसका हाँ। फ्लेवर वो नहीं आता। लाए मेरी कटोरी दें ज़रा, मैं अपनी कटोरी हो हाँ जी, अब उसको हम थोड़ा सा करते हैं, लाइए। इसको पहले ना स्पून को क्लीन कर दीजिएगा। जी जी, ऑयल उसका क्लीन करके उसके बाद इसको हमने डालना है, क्योंकि अगर आप ऑयल नहीं उतारेंगे ना तो वो चिपकेगा नहीं उसको। चिपकेगा नहीं। सो हर चीज़ जो है ना अपने हिसाब से अपने तरीके से अगर आप अच्छे से करते हैं ना तो आपको उसका फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। जब ये देखें ना भूनते भूनते गाजर का हलवा भी स्टेबलाइज हो गया। थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो आपको थोड़ा सा ना वो मार्जिन दे देती हैं अच्छी सी कोई मज़े की चीज़ तैयार करने की। और ये देखिए कितनी इजी चीज़ है आपके सामने, मैं इसलिए खुद करके दिखाना चाह रही हूँ कि इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। आपको इतना कोई मुश्किल नहीं होता इसको करने में, हल्का सा बस आपने सेंसिबल अंदाज में चीज़ को लेके चलना है। और वो भी जब आप 1-2 बनाएंगे ना आपको पता चल जाएगा कि ये कितने अच्छे से इसकी कोटिंग होनी है, और उसके बाद इजीली ये खुद ही उतर जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये देखें ना, ये अब हल्का हल्का मैं इसको टच कर रही हूँ बट वो ऑलरेडी जो है ना वो उतरने को तैयार है। तो बस वो सिर्फ सेंटर से मेरे ख्याल है पकने की देर है, वो खुद ही उतर जाएगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपके लिए बड़ी आसानी क्रिएट करती हैं चीज़ों को बनाने में भी, उनको मैनेज करने के लिए। तो अपने सा बड़ी अब इसमें हम दूध डाल देते हैं। गाजर के हलवे में हाँ जी, इस स्टेज पे क्योंकि आपने अच्छा उसको भून लिया, अब आप इसको दूध डाल के कुक करेंगे। दूध इसमें डाल दें। कितना डालूं? ये सारा डाल दें आप। सारा ही डाल दूँ। जितना दूध होगा उतना ही अच्छा इसके आप अंदर फिक्र वो ना जो करें है- क्योंकि हमने इसको कुक कर करके इसको नीचे लेके आना है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम। ये देखें जी, ये आपकी एक और कटोरी तैयार हो गई।
इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ व्यूअर्स तरीके से चीज़ों को और मैनेज ये देखिए हमारे चने रेडी हैं। जब कोई गेस्ट हैं आप उसी टाइम उस कटोरी के अंदर फिल करें और उसमें हम दही इसके अंदर ऐड नहीं करें, दही को हम ऊपर से करेंगे ताकि हमारी कटोरी जो है ज़्यादा टाइम तक इजीली रह सके, वो सोगी ना हो जाए। अब देखिए ना, ये स्टेज है जहाँ पे गाजर के हलवे में हमने दूध डाला है। अब आप कहेंगे ये तो गजरेला बन रहा है, ये बिल्कुल गजरेला नहीं बन रहा, बिकॉज जिस तरह खोया पक पक के वो हो जाता है, उसी तरह ये भी पक पक के मैनेज हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। इसको हम बिल्कुल ड्राई करेंगे, बिल्कुल दूध को भी इसमें खुश कर देंगे। इससे बहुत अच्छा खोए वाला इफेक्ट इसके अंदर नेचुरली आपको भी आ खोया जाएगा। एक्चुअली डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बट इसको कुक करना है। अभी कुक करके इसको रिड्यूस डाउन करना है। उसको रिड्यूस डाउन करने से ही आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। और आप देखें इसमें भी हमने चीनी नहीं डाली क्योंकि इसका हम जो नेचुरली मीठा है, मैं चाह रही हूँ कि वो खुद से पहले वो निकल के आए, फिर हमें उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करेंगे अपनी चीनी को। बिल्कुल। तो कटोरी भी ये देखें हमारी अगली तैयार हो गई है। इसी तरह हम कटोरियाँ रेडी करते जाएंगे और उसके अंदर फिर चना चाट डाल देंगे। थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है व्यूअर्स चीज़ों में, हल्का सा एफर्ट। जब आप वो एफर्ट करते हैं ना तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है हर चीज़ का, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स। ये देखिए डन। अब देखिए किस, हाँ जी बिल्कुल डन है ये आपकी सेकंड कटोरी मतलब आ आप गई। देखें इसको किस अब ये आराम से आप सर्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जानने वाले रिलेटिव्स को यहाँ आएँ तो आप तैयार कर सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे ऑफ सर्विंग। ये लीजिए जी। तो हम ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। काम तो चल ही रहा है और गाजर का हलवा लिटरली आधे घंटे में रेडी हो जाएगा। कटोरियाँ भी वो साथ साथ बना रही हैं, तो वी आर गुड टू गो इन अ फ्यू मिनट्स लिटरली। तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी, और अगर मैं कहूँ कि हमारे आज के चीफ गेस्ट, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं, आप लोग जानते हैं व्यूअर्स कि मुझे पहले ब्रोंकाइटिस हुआ, सुपर फ्लू हुआ कि ब्रोंकाइटिस हुआ, पहले क्या हुआ ये नहीं पता, साथ में ब्रोंकाइटिस हो गया, उसके बाद फिर निमोनिया हुआ। आप लोगों के साथ ही ऑन एयर 2 महीने मैंने भुगते हैं। खांस के कमर में कॉक्सिक की इंजरी कर ली, क्योंकि इतना खांसी 2 महीने। अब बात यह है कि व्यूअर्स, अगर मैंने शुरू में एहतियात की होती या थोड़ा सा इंसानों की तरह चीज़ को मैनेज किया होता तो वो निमोनिया में ना कन्वर्ट होती। तो बात तो मैं अपनी ही करूंगी पहले आपसे, किसी और पे मैं क्या बात डालूं। मसला ये है कि व्यूअर्स, हम ना तो प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं और ना ही हम अर्ली डिटेक्शन की तरफ जाते हैं कि भाई मसला आ रहा है तो सिरा पकड़ लो, उसका इलाज कर लो। इसी तरह हम कैंसर के केसेस बिगाड़ते हैं। लेकिन मसला ये है कि कैंसर से ज़्यादा जानलेवा आजकल सांस के मसाइल हुए हैं। वो ऐसे बिगड़ रहे हैं कि निमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और डेथ हो जाती है। इतने डरावने केसेस सामने आ रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट वायरल एंड रेस्पिरेटरी और सांस की जो फेफड़ों के मसाइल हैं। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी एंड बहुत अकम्पलिश्ड पर्सनालिटी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एट शेख जायद हॉस्पिटल, प्रोफेसर डॉक्टर तला महमूद, पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, अपनी भी दास्तान मैंने आपको जल्दी से सुना दी। अब भी मुझे डॉक्टर इरफान की हम बात कर रहे थे, उन्होंने क्लियर किया है 5 दिन पहले कि नाउ यू आर क्लियर ऑफ निमोनिया, मतलब बैक्टीरियल निमोनिया भी हो गया साथ में। मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? हम सबको खांसी जुकाम पहले होते थे, ये तो अगले लेवल के मसाइल हो रहे हैं। अस्पतालों के इमरजेंसी रूम्स भरे हुए हैं, हर रोज़ तौबा इस्तग़फ़ार, बच्चों की और बुजुर्गों की तो रेगुलर डेथ हो रही है, और जिन एडल्ट्स ने, हमारे एज ग्रुप के लोगों ने नहीं एहतियात की, वो भी मरने को मतलब पहुँचे हुए हैं। व्हाट्स हैपनिंग डॉक्टर साहब? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पीटीवी का भी शुक्रिया कि मुझे आज के प्रोग्राम में मदऊ किया और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। हर साल विंटर्स में बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस आते हैं और हम लोग तो हर साल ही देखते हैं, उसकी वजह से। लेकिन डॉक्टर साहब, इतने जितने इस साल हो रहे हैं जी, क्या आपने लास्ट ईयर ऐसे देखी थी सिचुएशन? कैसी थी? तकरीबन मिलते जुलते होते हैं, लेकिन इस बार आपकी बात ठीक है कि इस दफ़ा केसेस जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि विंटर्स में बहुत सारे वायरसेस सर्कुलेट करते हैं और वायरल इन्फेक्शंस कॉन्टेजियस होती हैं, एक से दूसरे तक जल्दी मुंतकिल हो जाती हैं। और चूँकि ओवर क्राउडिंग भी बढ़ जाती है, घरों में वेंटिलेशन कम होती है, सर्दी की वजह से खिड़कियाँ बंद रखी जाती हैं और एक से दूसरे पेशेंट में बआसानी वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनमें अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई स्कूल से कहीं से उसने एक्वायर की है, तो घर में जो एल्डरली हैं या बड़े हैं उन तक भी वो वायरल इन्फेक्शंस मुंतकिल हो जाती हैं।
और दूसरी बड़ी वजह ये है यानी आजकल कि हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और हमारे घरेलू मामलात भी। अब देखिए ना सर, 1 मरले के 2 मरले के घर के अंदर 12 लोग रह रहे हैं, 8 लोग रह रहे हैं। बिल्कुल इन्फेक्शन तो अब 8 या 10 गुना ज़्यादा चांस बढ़ गया, क्योंकि हर बंदा अपने सेट की बीमारियां लेके आ रहा है। एब्सोल्युटली वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप किसी को आइसोलेट करें, क्योंकि हर कोई कहता है जी हमारे तो अम्मी जी जो हैं या अब्बा जी जो हैं वो तो बाहर कहीं जाते ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आप जो बाकी के 7 लोग जाते हैं बाहर, वो भी तो बीमारियां उनके पास लेके आ रहे हैं, अम्मी जी अब्बू जी के पास। बिल्कुल। दूसरी बड़ी वजह इस मौसम में ये होती है कि चूँकि फॉग, स्मॉग और एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ जाती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होता है। इस वजह से भी ऐसे पेशेंट्स जो ऑलरेडी जिनको एलर्जीज़ हैं, जिनको एज़मा है या COPD या कोई भी रेस्पिरेटरी इलनेस है, तो वो भी ट्रिगर हो जाती है। तो सर्दियों में इस वजह से वायरल इन्फेक्शंस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट इन्फेक्शंस का। बिल्कुल सही। अब डॉक्टर साहब 1 बाय 1 बात करें। जी ज़रूर। देखिए 3 जिनका बार बार मुझे सुनने को आ रहा है, वायरल इन्फेक्शन यानी कि सुपर फ्लू जिसको लोग कह रहे हैं। बल्कि डॉक्टर साहब 1 मिनट, सुपर फ्लू क्या है? ये कोई मेडिकल टर्म तो है नहीं। ऑनलाइन ऐसे वायरल हुई है सुपर फ्लू, ये एक ही एक है। इंजेक्शंस भी लगवाए हैं लोगों ने, जिन्होंने फ्लू शॉट भी लगाए हैं वो भी बीमार पड़े हुए हैं। बिल्कुल। मैं उनमें से एक हूँ। सर मैंने लगाया था फ्लू शॉट, और जैसे आप लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगस्त, देखिए मैं कभी भी ऑन एयर वो बात व्यूअर से नहीं करती जो मैं खुद नहीं करती। अगर मैं इनको कहती हूँ कि जो साहिब हैसियत हैं, जो अफोर्ड करते हैं, प्लीज़ फ्लू शॉट लगा लें। मैं तो अगस्त से ये बात कह रही हूँ। अगस्त के एंड में जब टीके अवेलेबल हुए, मैंने और सारे घर के स्टाफ को, बच्चों को, अम्मी को, सबको लगाए फ्लू शॉट। लेकिन डॉक्टर साहब हम सबको फ्लू भी हुआ, और जिसको सुपर फ्लू कहते हैं वो हुआ। सुपर फ्लू क्या है जी? हर साल वायरसेस के चूँकि नए नए स्ट्रेन्स आते हैं, तो उनको कोई ना कोई नाम इसी तरह दे दिया जाता है। जैसे एक बार बर्ड फ्लू था या स्वाइन फ्लू था, या इसी तरह हम सब ने काउंटर किया कोविड को। तो ये वायरसेस जो हैं, इनके स्ट्रेन्स चेंज होते रहते हैं और इनको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम क्या ये ये है, वायरल इन्फेक्शन? ये वायरल इन्फेक्शंस हैं। तो अच्छा ठीक। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें समझने की ये है कि जो हम वैक्सीनेशंस करवाते हैं फ्लू की या इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए, उससे सारे वायरसेस नहीं कवर होते। तो अक्सर पेशेंट्स का यही कंसर्न होता है कि हमने तो वैक्सीन भी लगवाई थी, उसके बावजूद भी हमें ज़ुकाम हो गया, फ्लू हो गया, और ऐसी सारी चीज़ें जो हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मेरी जब डॉक्टर फान से भी बात हो रही थी ना, तो उन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा जुगन शुक्र करो कि तुम्हें फ्लू शॉट की कवरेज मिल गई थी, क्योंकि एक तो तुम्हें क्योंकि व्यूअर्स, एक तो मुझे कवरेज मिल गई। वही वाली बात है, आप खसरे का इंजेक्शन लगवा लें, अगर आपको या आपके बच्चे को खसरा फिर भी हो जाता है तो उसकी शिद्दत कम होगी। मुझे बार बार डॉक्टर इरफान ये कहते तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें लाइट नमोनिया हुआ, तुम्हें कोई डबल नमोनिया, ट्रिपल नमोनिया नहीं हुआ, लंग्स तुम्हारे उस तरह से नहीं हुए। हाँ हुआ, हल्का हुआ, अल्लाह का शुक्र है, और वो निकल गई तुम उसमें से। अल्हम्दुलिल्लाह। वरना तुमने प्रॉपर हॉस्पिटलाइज होना था। 1 दिन 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन मुझे वो कोई ऑक्सीडिल नाम की दवाई की ड्रिपें भी लगी हैं। लेकिन अल्लाह का करम है, हॉस्पिटलाइज उस तरह से नहीं हुई। तो क्या ये फ्लू शॉट की वजह से मैं बची हूँ? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप में इम्यूनिटी तो आ जाती है, और अगर सेम वायरस से इन्फेक्शन हो भी जाए तो वो इतनी शिद्दत नहीं होती। तो हम फ्लू शॉट के हक में हैं। बिल्कुल हक में है, बिल्कुल लगवाना चाहिए। नमोनिया के बारे में मुझे बताएं, क्योंकि नमोनिया का भी टीका लगता है, जिस पे मुझे डांट पड़ी कि तुम्हारे लंग्स वीक है, तुम नहीं एहतियात करती, तुम्हें 3 दफ़ा कोविड हो चुका है, तो तुम्हें अक्लमंदी का तकाजा ये कि नमोनिया का लगाओ। पर डॉक्टर साहब जहाँ पे भी पढ़ो कहते हैं नमोनिया का टीका जो है वो 60 या 50 या 65 के बाद लगाना चाहिए। इसके बारे में भी गाइड कर दें, पाकिस्तान जैसे मुल्क को मद्देनज़र रखते हुए। बिल्कुल। नमोनिया की डिफरेंट किस्म की वैक्सीनेशंस हैं, पाकिस्तान में भी उसमें एक किस्म मौजूद है, और जनरली जो हेल्दी लोग हैं उनमें ये रिकमेंडेड नहीं है वैक्सीन। हाँ। लेकिन ऐसे लोग जिनको कोई रेस्पिरेटरी इलनेस हो या जिनको रिस्क हो किसी भी इन्फेक्शन के बिगड़ने का, एज मोर देन 55 या 60, और डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं। यहाँ दमा भी मुझे बता दें, क्योंकि कहते हैं कि दमे के जो पेशेंट्स हैं उनको ज़रूर लगाना चाहिए फ्लू शॉट भी और नमोनिया। इसलिए बात करें क्योंकि डॉक्टर साहब इतने लोगों को दमा है इस मुल्क में। जी बिल्कुल। वो सिर्फ दमे का इनहेलर ले लेते हैं, ये नहीं रियलाइज़ करते कि उनकी एहतियात में, खैर मुझे भी सीजनल एस्थमा होता है तो मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन दमे के लोगों को जो मैंने सुना है, अगर मैं क्लैरिफिकेशंस भी आपसे साथ साथ देना चाह रही हूँ कि दमे का जो पेशेंट है उसको ये सारी एहतियातें करनी है, चाहे वो 22-23 साल का भी है। क्या ये सच है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसा पेशेंट जिसको ऑलरेडी एक मर्ज लाहक है, उसको अगर एक वायरल इन्फेक्शन होती है तो वो उसकी अंडरलाइंग डिजीज़ को भी ट्रिगर कर सकती है। उसकी अलामात
बढ़ सकती हैं और अस्थमा या एज़मा, दमे का अटैक हो सकता है। तो ऐसी सूरत में ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी जिनको कोई मर्ज लाहक है, COPD है, अस्थमा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर अदरवाइज लंग डिजीज़ है, अच्छा, तो उसमें रिकमेंडेड है कि ये जो भी अवेलेबल वैक्सीन्स हैं वो लगवाई जाएं। अच्छा, ये तो हो गई हमारी वैक्सीन की बात, लेकिन डॉक्टर साहब शुरू तो कहानी वायरल या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ही होती है ना, और वो फिर बिगड़ के कभी दमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, कभी फेफड़ों में पानी, और ये सारा कुछ जो हम आजकल देख रहे हैं जी, इसको रोकें कैसे? देखिए मेडिकली के अलावा, जैसे मैं माँ हूँ, मैं घर पे हूँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी भी ज़िंदा है, मेरी सास भी ज़िंदा है, अल्लाह उन दोनों को मेरे सर पे हमेशा सलामत रखे, एक मेरे मुंह बोले फादर भी। अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एहतियात करूँ? जी, एहतियातें इसमें एक तो ये है कि जैसे वैक्सीनेशन की हमने बात की कि जो लोग हैं एट रिस्क हैं उनको हर साल वैक्सीनेट किया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ये होती है कि आप अगर घर में किसी को ऐसा वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो जस्ट लाइक जैसे कोविड था, कोरोना था, बाकी वायरल इन्फेक्शंस में भी एहतियात करनी चाहिए। अगर आप उस पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं फॉर ए फ्यू डेज़ जब तक उनमें अलामात आ रही हैं, ताकि बाकी लोगों को इन्फेक्शन मुंतकिल ना हो, मास्क पहने बाकी लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर कहेगा अस्पताल ले आओ, दाखिल कर लो, या तो पेशेंट नहीं मान लेगा या घर वाले कहेंगे हम नहीं लेके जाएंगे, हमारे बच्चे और बीमार हो जाएंगे। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब एक बच्चा है, वो खंग खंग के उसकी हालत ख़राब हो रही है, ना वो खा पी रहा है, खा पा रहा है ना पी पा रहा है। इसी तरह हमारे बुजुर्ग, क्योंकि बच्चे और बुजुर्गों की हालत एक ही जैसी डॉक्टर साहब हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे केस में आपकी रिकमेंडेशन क्या? क्योंकि लोग पता है क्या कहते हैं, अस्पताल ले जाएंगे तो वहाँ पे और इन्फेक्शंस हो जाएंगी, हमने नहीं लेके जाना, या तो बस इस्तग़फ़ार, अस्पताल से तो कोई जिंदा वापस ही नहीं आता। ये भी तो एक आपको पता है लोग बातें करते हैं। बहुत सारी मिथ्स बनी हुई हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने देखना होता है कि कोई डिज़ीज़ क्या कॉम्प्लिकेशन कर रही है। जैसे सिंपल फ्लू हैं या इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, पास दफ़ा उनसे सिर्फ सिंपल नज़ला ज़ुकाम होता है या गला ख़राब होता है, या अगर वो लंग्स में चली जाएं तो वो निमोनिया भी कर सकती हैं। तो अगर तो अंडरलाइंग डिज़ीज़ ज़्यादा है, शिद्दत ज़्यादा है और अलामात भी ज़्यादा हैं, जिसमें आप सो भी नहीं पा रहे, रात को जाग रहे हैं, खांसी भी कर रहे हैं, सांस में भी ख़राबी हो रही है, और खुदा न खास्ता अगर ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, तो ये तो वो पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस पे हम रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज ही होना चाहिए ताकि उसको केयर डिलीवर हो सके, अगर वो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ उसकी अफेक्ट हो रही हैं तो। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं पे एक और एडिशन, एंटीबायोटिक्स आजकल मैंने नोट किया है कि मुझे भी दी गई, नूर को भी दी गई। अब कहने को हमें वायरल इन्फेक्शन थी, एंटीबायोटिक का क्या तुक है? बड़े लोग पढ़ के ना नुस्खा, क्योंकि अब लोगों ने पहचान लिया, चैट जीपीटी पे डाल देते हैं, आगे चैट जीपीटी आपको घूम के कहता है जी वायरल इन्फेक्शन वाई यू आर टेकिंग बैक्टीरियल। अब देखिए चैट जीपीटी गोरों ने बनाया है, जी जी, गोरों के और उस जगह के मसाइल मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान और हमारी इन्वायरमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है, वहाँ पे वो रूल्स नहीं अप्लाई करते जो बाहर करते। तो बड़े लोग एंटीबायोटिक अपने बच्चों को देने से इनकार कर देते हैं, सारी दवाइयाँ दे देंगे, एंटीबायोटिक नहीं देंगे। एंटीबायोटिक की क्या साइंस है वायरल में? प्योर जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उस पे तो हम लोग भी अवॉइड करते हैं, और अब एंटीवायरल ड्रग्स भी मौजूद हैं, लेकिन टाइम से ना दो तो फिर वो निकल जाता है ना वक्त। जी बिल्कुल। तो इसलिए अर्ली अगर डिटेक्ट हो जाए और आप एंटीवायरल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें तो उससे भी बहुत बेहतर है। लेकिन अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन बिगड़ जाए, लंग्स में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाए तो वो ख़राब होती हैं। तो हमारे लोग कुछ ऐसे हैं जो घबराते ज़्यादा हैं, तो हमने अक्सर देखा है कि वायरल के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ आ जाती है। और बात ये कि व्यूअर्स, डॉक्टर ने इतने साल मेहनत करके अपने आप को स्टेज पे पहुंचाया होता है, ज़िंदगी आधी मतलब बेसिकली बचपन और आधी जवानी इनकी निकल जाती है डॉक्टर बनते बनते, कि चाहिए अपने नाम के साथ MBBS लगाएं और फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन लगाएं। राइट के रॉन्ग डॉक्टर साहब? तो हम क्यों नीम हकीम बनते हैं? जिसका जो काम है उनको करने दें। आज डॉक्टर साहब को बिठा देते हैं मॉर्निंग शो होस्ट करने के लिए, 2 दिन में उन्होंने सर पकड़ लेना है कि यार ये क्या पागलों, अपने वेरी ऑनेस्टली क्या पागलों वाला काम है। उसी तरह अगर मैं हॉस्पिटल में जाके इनके पेशेंट्स देखना शुरू कर दूं, तो व्यूअर्स आई नो कि ये डिवाइस हमें बड़ी एक्सेस देती है, लेकिन टू मच इन्फॉर्मेशन भी दिमाग का तवाज़ुन ख़राब कर देती है और आपको पुट्ठी डायरेक्शन में ले जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कल मेरा कुछ टेस्ट हुआ, मैंने वो चैट जीपीटी में डाला, उसने असेसमेंट बिल्कुल सही दी, लेकिन उसने इलाज गलत बताया। क्यों? क्योंकि 2 साल पहले की मेरी ऑलरेडी बैक की इंजरी थी। वो दोनों रिपोर्टें साथ रखेंगे, तो जब वो रिपोर्ट भी डाली तो चैट जीपीटी ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसका अब ये होगा। तो बात ये कि मैं भी फनकारियाँ करती हूँ, लेकिन पढ़ने को और उसको फॉलो करने में फ़र्क है। आपने डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, डिवाइस की नहीं,
क्योंकि फिजिकल असेसमेंट करता है डॉक्टर। ये मैं बार बार इसलिए आजकल व्यूअर्स कह रही हूँ क्योंकि लोगों ने चैट टीबीटी से नुस्खे लेके अपनी जान भी गंवा दी है। ये वेस्ट में काफ़ी एक चीज़ आम हुई हुई है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे। इनसे हमने बात करनी है अभी निमोनिया पे कि निमोनिया आखिर क्या बला है और क्यों इतना कॉमन है और उसका इलाज क्या है, और उसके साथ साथ दमा। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें, उस पर डिटेल में डॉक्टर साहब हमें इंफॉर्मेशन देंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि हमारे जो डॉक्टर्स प्रोग्राम पे आते हैं हम उनका हमेशा, और एजुकेशनिस्ट, हम हमेशा उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट टाइम। जैसे कि प्रोफेसर डॉक्टर तला महमूद हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एट शेख जायद हॉस्पिटल। यानी कि आजकल जो सबसे ज़्यादा मेजर मसाइल हमारा मुल्क फेस कर रहा है, जैसे डायबिटीज़ तो अपनी जगह ना, वो भी एक लहर आई हुई है पूरी पाकिस्तान में, लेकिन सांस के मसाइल पीक पे हैं और डॉक्टर साहब ने अपने कीमती वक्त में से स्पेशली गाइडेंस देने के लिए हमारे प्रोग्राम में वक्त निकाला है। डॉक्टर साहब को कोई फेम की और जान पहचान की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम चल रहा है, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है, इसलिए आए हैं ताकि आपको और मुझे गाइड कर सकें। तो व्यूअर्स प्लीज़ जो बातें वो कह रहे हैं उनको गौर से ज़रूर सुने और जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कम अज़ कम वो तो ट्राई करें। डॉक्टर साहब, निमोनिया की इकसाम, और अक्सर लोग जो हैं उनको टीबी हुआ होता है और वो सोचते हैं वो हमें निमोनिया हो गया, तो ज़रा थोड़ा सा हमें इसके ऊपर बताएंगे। निमोनिया, व्हाट इज़ इट? नमोनिया बेसिकली जो टर्म यूज़ होती है, ये यूज़ होती है जो लंग्स का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे इन्फेक्शन होने का, फेफड़ों का, जैसे फेफड़ों अगर का। ये स्ट्रक्चर है, जैसे दो जी, फेफड़े हैं ऐसे करके, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। तो अब उस पे इनमें से किसी में बिल्कुल कभी सुना है लोअर लोब, तो बिल्कुल। ये क्या होता है? कोई भी एरियाज एरिया। है ना लंग्स के, कि अपर लंग है, मिडल लंग है, लोअर लंग है, तो वो किसी भी एरिया में अगर बैक्टीरिया वहाँ पहुँच जाते हैं या वायरसेस पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे सोजिश कर फंगस देते भी? हैं। फंगस भी आ सकती है। सर ये फंगस फिर कहाँ से आएगी जिसम में? फंगस भी एक्चुअली ब्लैक मोल्ड? एयर में होते हैं ना, फंगा है, लेकिन फंगस निमोनिया उन लोगों में होता है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनको ऑलरेडी कोई कंडीशन हो, जैसे वो कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। सर या आप अगर इजाज़त दें तो एक चीज़ मेरे जहन में आई। व्यूअर्स, मैंने एक दिन घर में नोटिस किया कि मेरी छत के कोने में ना काला सा कुछ मटीरियल सा आ गया। अच्छा, उसको साफ़ करने की कोशिश की और हल्का सा गीला था वो एरिया। हमने फ़ौरन बुलाया उसको क्या कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको बुलाया और उसको कहा कि भाई ज़रा ये चेक करें। उसने कहा बाजी इधर से पानी आ रहा है, आप साफ़ कर लें, ये लंबा मसला भी हो सकता है। उसी वक्त, क्योंकि आप जैसे भले लोगों से इंट्रैक्शन होता है, मुझे पता था कि ये ब्लैक मोल्ड है। अब जब हवा में उसके जर्रे जाते हैं व्यूअर्स, तो वो आपके सांस में जाते हैं, बिल्कुल। वो स्पोर्स जो हैं वो जाके आपके लंग्स में, राइट सर? बिल्कुल यही ऐसे ही, होता है। ऐसे ही। तो इस वजह से जिन लोग जो छोटे घरों में या इस तरह के घरों में रहते हैं जहाँ पे दीवारों में सेम है, अगर आपकी दीवारों में काला काला फुफूंदरी जैसी, या जिसको हम फंगस कहते हैं, देखें अगर आपका दीमक आ रहा है तो वो भी आपने रिजॉल्व करना है, उसके भी स्पोर्स हवा में जाते हैं, लेकिन अगर ये काला काला जिसको हम उर्ली कहते हैं दीवारों पे या फंगस लगनी शुरू हो जाए, इमीडिएटली उस कमरे से अपने आप को रिमूव करें, उस जगह को साफ करवाएं और किसी को बुला के वो इशू रिजॉल्व करें। लॉन्ग टर्म या आपके बच्चों को और घर के बुजुर्गों को, राइट के रॉन्ग डॉक्टर साहब, बहुत बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। बाहर के ममालिक में तो व्यूअर्स पूरी बिल्डिंग्स बंद कर देते हैं एक अपार्टमेंट में ब्लैक मोल्ड हो, राइट के रॉन्ग डॉक्टर साहब? सो ये भी इंपॉर्टेंट है जी। तो बात हो रही थी निमोनिया की। निमोनिया बेसिकली सोजिश है इन्फेक्शन की वजह से। जब जरासीम फेफड़ों के अंदरूनी तहों तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे सोजिश कर देते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं, और ये वो एरिया होता है जहाँ नॉर्मल गैस एक्सचेंज हो रहा होता है। लंग्स ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं। उससे फिर अलामात होती हैं, खांसी होती है, सांस रुकने लगता है, बाज़ दफ़ा शिद्दत ज़्यादा हो तो ऑक्सीजन भी लग और सकती है। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? क्योंकि बात ये कि जो आप चीज़ें बता रहे हैं, ये तो जब तक साह रुक नहीं जाता लोग अस्पताल नहीं जाते, तो किस स्टेज पे हॉस्पिटल जाएं? चाहे टीबी हो, निमोनिया हो, किन अलामात पे फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? देखिए, अगर तो आपसे अपनी कोई भी अलामत जिसमें आप अपनी रूटीन एक्टिविटी नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आपने वॉशरूम जाना है, उठा नहीं आपने जा रहा, लेटना है, बिस्तरे से- आपने चलना है, चाहे वो दर्द है, चाहे वो सांस है, चाहे खांसी है, कोई भी अलामत एक शिद्दत वाली स्वैर अलामत कहलाती है। अगर आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़
अफेक्ट होना शुरू हो जाएं। तो ऐसी सूरत में अगर सांस में मुश्किल है, खांसी ज़्यादा है, लेटने में भी मुश्किल है और ऑब्वियस आपको महसूस हो रहा है कि आपका सांस ज़्यादा ख़राब है, हाथ जो हैं वो थोड़े थोड़े ब्लू हो रहे हैं और आपको कोई अंडरलाइंग मर्ज़ भी लाहक है जैसे अस्थमा है, तो ऐसी सूरत में अगर आप अपनी रूटीन एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, आपके लिए लेटना भी मुश्किल है, बात करना भी मुश्किल है, तो आपको ज़रूर हॉस्पिटल रजू करना चाहिए। दूसरा, प्राइमरी केयर में बहुत सारे डॉक्टर्स क्लिनिक्स होते हैं और अक्सर पेशेंट्स जो पहले हैं वो अपने जनरल प्रैक्टिशनर्स को दिखाते हैं और अगर लोकल डॉक्टर रेफ़र कर दें कि आपकी कंडीशन स्वेयर है, उनकी असेसमेंट में आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तो पेशेंट को हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। और व्यूअर्स, यहाँ पे दमे की बात के करूँगी कि दमे की तशख़ीस करना एक पल्मोनोलॉजिस्ट के लिए बहुत आसान काम है, लेकिन घर में हम अक्सर अजीबोगरीब टोटके, खाने में ये चीज़ रोक दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। देखिए, दमा जैसे डायबिटीज़ है, एक ऐसी कंडीशन है जिसके साथ आपने जीना है। जैसे हर रोज़ रात को मुझे अपने इन्हेलर के 2 पफ विद स्पेसर लेने ही लेने, और मैंने सुबह के वक्त भी लेने। मैं जिस दिन नहीं लेती, अगले दिन मुझे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो ये ज़िंदगी में कुछ चीज़ें मैनेज करनी होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एहतियात पे लेके जाती हैं। डॉक्टर साहब, एहतियात की बात में खाने पीने में ऐ नहीं खिलाना, ओ नहीं खिलाना, ऐ नहीं करना। अब एक बच्चा माँ का दूध पीता है, उसका दूध छुड़ा देंगे। एक बच्चा सिर्फ पीता ही दूध है, आपने उसका दूध छुड़ा दिया कि दूध से और बलगम बनती है, तो वो तो बच्चा भूखा मर जाएगा। थोड़ा इस पे भी गाइडेंस दे दें हमें। हाँ जी, हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जिनको हमें पूरा ये एक सेगमेंट बताना पड़ता है कि आपके खाने में कोई एहतियात की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग खाना पीना कम कर देते हैं बीमारी के दौरान, खुद ही वो राइस नहीं, चावल नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, केला नहीं खाएंगे, फल नहीं खाएंगे, तो वो मिसकॉन्सेप्ट्स ऐसे बने हुए हैं कि दमे का पेशेंट है तो इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जबकि हकीकत में खाने पीने का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो कुछ आप खाते हैं वो आपके स्टमक से इंटेस्टाइन में चला जाता है, वो लंग्स में आके बलगम नहीं बना सकता, चावल लंग्स तक नहीं पहुंच सकते, उनका रूट ही अल्लाह ने अलहदा बनाया है। तो इसलिए खाने पीने में इसमें कोई एहतियात नहीं होती अनटिल के किसी को जेन्युइनली कोई फूड एलर्जी हो, जो कि बड़ी रेयर होती है। ज़्यादा अस्थमा की अलामात बिगड़ती हैं एनवायरनमेंट से। तो मैं अक्सर पेशेंट्स को कहता हूँ कि आपकी बीमारी का ताल्लुक हवा से है, फ़िज़ा से है, ग़ज़ा से नहीं है, तो फ़िज़ाई एहतियात। दमे में, खांसी ज़ुकाम में बच्चे को अगर रेशे वाला या नेज़ल ड्रिप हो, इमीडिएटली डॉक्टर साहब दूध भी बंद कर देंगे, फ्रूट भी बंद कर देंगे, चावल भी बंद कर देंगे, कुछ लोग रोटी भी नहीं देते। मुझे बताएं, बच्चे में ग़िज़ाइयत कहाँ से जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि ग़ज़ा की आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है। 2 चम्मच यखनी के ज़बरदस्ती बच्चे को पिला देने से बच्चे में क्या ग़िज़ाइयत आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, यखनी में तो बहुत ही कम ग़िज़ाइयत होती है कि अगर आप गोश्त को पानी में वो उबालते रहे थोड़ा तो सा उसकी सुकून आपको ज़रूर दे देती है, बिल्कुल। लेकिन वो आपको न्यूट्रिशन तो नहीं दे रही। बिल्कुल न्यूट्रिशन उसमें नहीं मिलती। कोलेजन मिल रहा है आपको बस। बिल्कुल, तो लोगों को चाहिए कि ऐसी सूरत में न्यूट्रिशन अपनी मेंटेन रखें। अगर भूख बिल्कुल ठीक है तो ग़ज़ा में इसमें कोई पाबंदी नहीं है, हर चीज़ खानी चाहिए बग़ैर किसी वहमो गुमान के। डॉक्टर साहब, हमारी गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए मेरे भाई का हमारे व्यूअर्स के लिए क्या पैगाम है? व्यूअर्स के लिए पैगाम ये है कि ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट्स जिनको एलर्जीज़ हैं, दमा है और उनको इन्हेलर्स एडवाइस किए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन ये है कि इन्हेलर्स का इस्तेमाल हर रोज़ करें, बिला नागा करें। जिस दिन आप बिल्कुल ठीक हैं उस दिन भी इन्हेलर का इस्तेमाल रोज़ करें। इन्हेलर्स के अंदर दवा है माइक्रोग्राम्स में, और माइक्रोग्राम की दवाई सबसे ज़्यादा सेफ़ है, टैबलेट से भी ज़्यादा सेफ़ इन्हेलर्स हैं। तो इन्हेलर्स के सामने जो है इन्हेलर्स का हर रोज़ इस्तेमाल, बिला नागा इस्तेमाल अलामात को भी ठीक रखता है और अटैक्स को होने से भी बचाता है। तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं। और तीसरा, लंग्स की प्रोटेक्शन भी करते हैं इन्हेलर्स, के डैमेज को भी एक्चुअली प्रिवेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, आप मुझे एक सेकंड मौका दें प्लीज़, मुझे ज़रा मेरा इन्हेलर दे दें। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रही हूँ व्यूअर्स कि देखिए, हम जो यहाँ पे बात करते हैं ना, हम हमेशा उसको फॉलो करते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाना चाहती हूँ कि व्यूअर्स, थैंक यू सो मच खुरम, लाइए, ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट है खुरम, थैंक यू बेटा। ये देखिए कौन सा क्या है, ऑब्वियसली दवाइयों का हम नाम नहीं लेते। ये मेरे हाथ में इन्हेलर आप देख रहे हैं, ठीक है। इन्हेलर ये मेरे पास ऑलवेज़ होता है, मेरी गाड़ी में भी एक स्पेसर पड़ा हुआ है और मेरे पास बैग में भी, घर पे भी, बेड साइड टेबल पे भी। व्यूअर्स, इसलिए बात कर रही हूँ, देखिए मुझे भी सीजनल दमा होता है। इन 3 से 4 महीने मुझे डॉक्टर इरफान, वो भी आपके भाई हैं, दोस्त हैं, वो उन्होंने कहा हुआ है कि जुगन तुम्हारा विंटर में बिगड़ता ही बिगड़ता है। हमने बार बार हर साल देखा है। तो व्यूअर्स, अगर मुझे डायबिटीज़ होती तो मैं इंसुलिन भी लगाती। देखिए व्यूअर्स, जान है तो जहान है।
इन चीज़ों से डरना नहीं है। ये एक पफ जो है वो आपको बड़ी मिनिमल डोज देता है, इतनी देता है जितनी अपनी फेफड़ों की ज़रूरत है। गोली खाते हैं तो वो इतनी बड़ी डोज हो जाती है। और सच्ची मिलीग्राम्स। बात है, गोलियों की तरफ क्यों जाना है जब एक सिंपल पफर से आप अपना मसला आसान कर सकते हैं। ये बातें इसलिए करती हूँ व्यूअर्स के प्लीज़ 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 एहतियात करें। मेरा पिछले 2-3 दिनों में ना अस्पतालों का बड़ा चक्कर लगा है, कसम से व्यूअर्स कलेजा फट जाता है देख के, छोटे छोटे बच्चों को तकलीफ़ में, अपने बुज़ुर्गों को तकलीफ़ में देख के, जवान आदमियों को सांस लेने की तकलीफ़ हो रही है, उनको लोगों ने ऑक्सीजन लगाई हुई है हॉस्पिटल्स में। तो व्यूअर्स प्लीज़ एहतियात करें। आई नो लोगों को लग रहा है कि अब विंटर ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाला। अगर 1.5-2 महीने तो लाहौर के अंदर पंजाब साइड पे सर्दी है, एंड टू बी ऑनेस्ट कराची में भी बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है सर्दी की, वो भी बीमार हो रहे हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। डॉक्टर साहब ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। Thank you very अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आप लोगों के लिए आसानी पैदा करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए हमेशा आसानी पैदा करें। Thank you very much. आमीन। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। रिसेंटली 35th नेशनल गेम्स 2025 कराची में हमारे 3 बहुत ही ब्रिलियंट यंग मैन जो हमारे प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा रहते हैं, गोल्ड मेडल्स जीत के आए हैं। तो उनसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई पहलवानों की कम्युनिटी हमारे साथ है, लेकिन अभी हमने उनको नहीं मिलना, क्योंकि मेरी प्यारी सी सहेली जो है, जो पहलवान कम्युनिटी से नहीं है, उसने अपना काम मुका लिया है। और वैसे भी हमने इतनी मासूम छोटी छोटी सी चीज़ें बनाई हैं कि इन लोगों को वैसे ही नहीं पसंद आनी। ये हमारे अच्छी खुराक खाने वाले बच्चे हैं। अभी इनसे मिलेंगे, बाद में बड़े काम करके आए हैं। अभी ब्रेक से पहले भी मैंने शेयर किया था। जी फ़खरुन्निसा, क्या सिचुएशन है किचन में? ये देखिए हमारा गाजर का हलवा भी रेडी हो गया और कटोरी चाट भी मज़े की चटपट सी जो है, हमारी कटोरी चाट बिल्कुल रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगी आपको, मैं ऑन एयर फ़खरुन्निसा कहना चाहूँगी, हमारी सारी शेफ्स की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपनी अपनी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन आउटस्टैंडिंग। थैंक यू। खाना आप न सिर्फ शौक़ से बनाती हैं, ना सिर्फ मज़े का बनाती हैं, लेकिन वो दिखने में भी इतना खूबसूरत होता है कि बंदे को पहले ही मज़ा आ जाता है खाते, कभी उन्होंने मुंह में नहीं डाला होता उसको, ट्राई नहीं किया होता। सो आई वांटेड टू से दिस टू यू ऑन एयर। ग्रेट जॉब जान, Thank you आप so बड़ी much. मेहनत करते हो और वो नज़र आता है ऑन एयर। थैंक यू सो मच। मेहनत की बात करें तो व्यूअर्स, ये जो 4 ब्रिलियंट यंग मैन हमारे साथ हैं, वैसे तो जब इन्होंने प्रोग्राम पे आना शुरू किया था तो लिटरली मतलब करियर्स का आगाज़ था, छोटे मेरे भाई ये वो मेरे बच्चों की तरह। अब इस लेवल पे माशाल्लाह एज एडल्ट्स जब आते हैं एंड एज मंजे हुए एथलीट्स आते हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स जिस स्पेसिफिक एरिया से इनका ताल्लुक है वो एक सर्टन ग्रुप और एक सर्टन बरादरी के अंदर तो बड़ा वेल नोन होता है, लेकिन इंटरनेशनली भी जाके ये बच्चे हमें जब रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेरे छोटे भाई जब जाके रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम क्रिकेट की वो जो एक ओवर एक्साइटमेंट है, मैं नहीं कह रही कि उसमें से निकलें, बट उसके साथ साथ उन स्पोर्ट्स को तो रिकग्नाइज करें जहाँ पे गोल्ड मेडल्स लेके आ रहे हैं लोग। आइए मुलाकात करते हैं उन ब्रिलियंट पर्सनालिटी से। तैयब रज़ा अवान पहलवान, मेरा बच्चा, मेरा लाडला, सबको पता है मेरा लाडला है, हर वक्त हम कोई ना कोई फनकारी करते रहते हैं। इंटरनेशनल रेसलर, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट, साउथ एशियन मेडलिस्ट, रुस्तम लाहौर, शेर पाकिस्तान, इंडो पाक चैम्पियन, नेशनल चैम्पियन, 20 से 25 इंटरनेशनल टूर डिफरेंट कंट्रीज़ के कर चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान को 20 से 25 दफ़ा रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंटरनेशनली। सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल इंटरनेशनल टुरान कप इन बाकू अजरबैजान, और रिसेंटली गोल्ड जीत के आए हैं 35th नेशनल गेम्स 2005 कराची। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरा बच्चा। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सज्जाद, अच्छा हमने इनको प्लेस भी बिल्कुल सही किया है। सबसे अगर हम कहें कि फनकार इंसान तैयब, सेकंड इन कमांड फनकार हमारे सज्जाद भाई, मुस्कुराते प्यारे लाडले हमारे, ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट 2012 टू 2018, मतलब जब तक यूनिवर्सिटी में रहे यूनिवर्सिटी वालों में किसी को चांस नहीं दिया आगे बढ़ने का। बड़ी बुरी बात है भाई, आप जैसे लोग हम जैसों को बहुत बुरे लगते थे जो कॉन्स्टेंटली मेडल्स लेते थे, हम कहते थे हम यहाँ पे अंडे बेचने के लिए आए हैं टमाटर। अच्छा, इंडो पाक गोल्ड मेडल 2014, नेशनल मेडलिस्ट 2018, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट 2019, 4th पोजीशन इन वर्ल्ड नोमैड गेम्स अस्ताना काज़िकिस्तान 2024। बाय द वे ये 4th पोजीशन पे मुझे बड़ा गिला है, ये होनी 2nd या 3rd चाहिए थी, इस पे किसी और दिन बात बाद करें। में चेंज करिए ना, अजरबैजान में सिल्वर मेडल जीत के।
नहीं, फोर्थ पोजीशन जो थी जी जी, वो नोमेड गेम्स में है। नहीं, बट वो उधर जी, हाँ, मुझे पता है क्या हुआ था, जी, जी। और वो थर्ड या सेकंड पोजीशन जी, होनी जी। चाहिए थी, वहां पे पंगा हुआ था। इंशाल्लाह इस दफा मैं इस पे बात नहीं करूंगी ज्यादा, यही कहूंगी सजाद की गलती नहीं थी। रिसेंटली इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल 35th नेशनल गेम्स 2025 कराची। कांग्रेचुलेशन सजाद भाई। यासिर रवान पहलवान, ये संभालते ही रहते हैं दोनों को। कसमें मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, और मैं इनकी शक्ल देखती हूँ तो मुझ पे उन पे उसी तरह तरस आता है जिस तरह मुझे अपनी बड़ी बहन पे आता है कि ये बंदा जन्नती है, ये बहुत अच्छा आदमी है, और खुद भी एक ब्रिलियंट एथलीट है, लेकिन इनको ही सामते रहते हैं। सही कह रही हूँ क्या जी, जी, गलत? मानो आज ऐसे ही, ऑनेस्ट ऐसे ही। कि जो सबसे कम बोलता है वही सबसे ज्यादा सबका ख्याल रखता ऐसे ही, है, ऐसे ही। सिर्फ अपने करियर का नहीं, आप सबके करियर बहुत का। ज्यादा, मानने वाली बात अपने से है। ज्यादा। इंडो पाक गोल्ड मेडलिस्ट पटियाला इंडिया, इंडो पाक गोल्ड मेडलिस्ट 2012, 2014 में इंडो पाक गोल्ड मेडलिस्ट, नेशनल चैंपियन 2019 एंड 2023, रिसेंटली गोल्ड मेडल इन 35th नेशनल गेम्स 2025 कराची। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यासिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दिल खुश हो जाता है जब आप आते हैं, और तो ये भी लगता है कि प्रोग्राम अब होगा, क्योंकि इन दोनों की गारंटी कोई नहीं है। शदीद शरीफ और मासूम बच्चा अब हमारे साथ है, जो सोच रहे कि यार मैंने क्या किया, मैं यहाँ क्यों फंस गया। बिलाल, मैं कुछ नहीं कर सकती, हम ऐसे ही हैं और आप भी हमारे ही हैं। तो बिलाल अवान पहलवान, ब्रिलियंट यंग मैन, साउथ एशियन मेडलिस्ट 2012, इंडो पाक गोल्ड मेडलिस्ट 2012, इंडो पाक गोल्ड मेडलिस्ट 2014, इंडो पाक रेसलिंग चैंपियनशिप मेडलिस्ट 2016, नेशनल चैंपियन 2006, टू डेट माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है, ऑलमोस्ट 20 इयर्स, 19 इयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। 2006 से ही ना, बार बार चेक कर रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। देन रिसेंटली वन गोल्ड मेडल इन 35th नेशनल गेम्स 2025 कराची। कांग्रेचुलेशंस बिलाल। यार इधर उधर की बातें बड़ी दफ़ा करते हैं, बिलाल अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। मैं इधर से स्टार्ट करूँगी, उस पर आऊँगी तो बात ही नहीं हो पाएगी। हाँ। माशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट था कराची में जो ऑर्गेनाइज हुआ, सिंध हुकूमत ने इसको किया है, तो उधर बड़े अच्छे इंतज़ामात थे। इधर से तकरीबन सारे डिपार्टमेंट और सूबे उधर पार्टिसिपेट किया था, तो हमने माशाल्लाह 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, एक मेंस में और एक जो है मिक्स में। उसमें ये ग्रुप मेडल ये हाँ, एज अ ये टीम। उसमें 4 खवातीन होती हैं और 4 मर्द होते हैं मिक्स में। ओह हाउ वंडरफुल, हाँ, टग ऑफ वार। शुक्र है। तो वो माशाल्लाह नहीं हमने यार, विन बात ये किया। कि जी, देखो ज़ाहिर सी बात। औरतें भी बड़ी मेहनत करती हैं, और आप अगर देखें तो पहलवानी में आप अक्सर मर्द देखते हैं जिनकी हाइट इतनी नहीं होती। जी, जी, ये भी ऐसे होता ही। है, उनकी कम हाइट होती है बट वो करते हैं। अब खवातीन कुछ होती हैं जो उनकी बिल्ट बड़ी होती है, एंड बहुत सी हमारी रेस्टर्स और हमारी कबड्डी प्लेयर्स को आप देखें, ऐसे ही। सॉलिड बच्ची हैं, जी जी, तो व्हाई नॉट। ऐसे जहाँ ही। तक आप एक दूसरे को हाथ नहीं लगा रहे, नो इशू, राइट। ऐसे ही। जहाँ तक आप एक डिसेंसी के दायरे में हैं, आप अपनी मजहबी चीज़ों को मद्देनजर रख रहे हैं, व्हाई नॉट। आपस में उठेंगे बैठेंगे तो तभी अंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होगी ना, और पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, और हम मेल फीमेल जेंडर वाले नॉनसेंस से निकल जाएंगे। जी यासिर भाई, एक्सपीरियंस हिस्सा कैसे बने, वो तो खैर आप लोगों ने बनना ही था, सबसे पहले आपको इन्होंने कहना था और किसको कहना था, लेकिन जी, ये अभी भाई ने बताया जो इवेंट हुआ है नेशनल गेम्स का, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट था जो नेशनल गेम्स का। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम भाइयों ने उसमें 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये हमारा जो 2023 का रिकॉर्ड था, हमने उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक किया, और उसमें भी हमने 4 से 7 पे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पे ये सारा क्रेडिट जो है हमारे वालिद मोहतरम को जाता है, क्योंकि उन्होंने यार वो खुद इतने बड़े हमारे मुल्क के हीरो, जी वो खुद देखिए। एक बात ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स, लोग कहते हैं कि बड़े बाप के बच्चे बड़े नहीं बनते। मैं इस बात के साथ डिसएग्री इस पॉइंट ऑफ व्यू पे करती हूँ कि अगर बड़ा बाप सिर्फ अपनी ज़ात पे तवज्जो दे तो हाँ, बच्चे कहीं नहीं पहुँच पाते, लेकिन जब बड़ा बाप अपने बच्चों को अपने से बेहतर बनाने की कोशिश करता है तो फिर ये बच्चे आपके सामने आते हैं, राइट के रॉन्ग। जी जी, इसीलिए हमने पहला इंटरव्यू अब्बू का किया था, जी ऐसे ही। उसके बाद आपको बुलाना शुरू किया, क्योंकि उस्ताद एंड हमारे मुल्क के हीरो सबसे पहले, फिर हमारे बाकी हीरो। जी ऐसे ही। और ना सिर्फ वो इनको सिखा रहे हैं, अखाड़ा है, कोई भी आके सीख सकता है, किसी में पोटेंशियल होता है पकड़ के लेके आते हैं, ये वो लोग हैं और अपने खर्चे पे करते हैं, इससे बड़ी बात क्या है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सजाद भाई। तो बिल्कुल जैसा कि यासिर भाई और बिलाल भाई बता रहे थे कि इस दफ़ा हमने रैकेट जो है अपना ही फैमिली का जो है वो ब्रेक किया है, और तैयब भाई ने 125 वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया,
मैंने भी 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। मैं आपके मेडल्स में इंटरेस्टेड हूँ, मैंने इसकी तो बात ही नहीं की। दुश्मन कमीज भी फर्क पहन के आए। मैं सबसे पहले कहा मैं कहा कि कमीज पहन के आ गए, कहते हैं भी साडा ही डिपार्टमेंट है। मैं कहा सारे डिपार्टमेंट तो तुसी ले लेते क्योंकि डिपार्टमेंट पा दो। हम सब अपने अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम भाई रेलवे की तरफ से खेले हैं और तैयब भाई वापटा की तरफ से खेले तुसी हैं, अपना ही तो इसलिए फिर सारी हमें बात तो रेलवे भी बहुत प्यारा है, आपका भी बहुत जी, प्यारा ऐसे ही है, है। हमारा तो दोनों के बगैर गुजारा नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही, और है भी बट देखिए पाकिस्तान आपके के। डिपार्टमेंट्स को हम जरूर क्रेडिट देंगे, जिस तरह आप ब्रेक में भी मुझे कह रहे थे, हम ऑनर भी कहेंगे। देखिए व्यूअर्स, वापटा, रेलवेज, जब यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है, मैं सलाम पेश करती हूँ आप लोगों को। एक्चुअली ये काम कॉर्पोरेट सेक्टर को करना चाहिए। जी जी इतने बड़े बड़े ब्रांड्स व्यूअर्स एग्जिस्ट करते हैं, आप कितनी कितनी चीज़ों को स्पॉन्सर करते हैं, आपको ये नहीं ख्याल आता कि ये लोग देखिए डिपार्टमेंट्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर के मुल्क में अक्सर कोई बड़ी ब्रांड होगी, 3-4 लोग उन्होंने अपने स्पोर्ट्स की दुनिया के स्पॉन्सर किए हुए होंगे, क्योंकि एक्सपेंसिव काम है, ये सस्ता काम नहीं है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर को इस जिम्मेदारी को उठाना चाहिए, जो बेचारी रेलवेज, वापटा और ये डिपार्टमेंट्स उठा रहे हैं। तो सलाम पेश करती हूँ आपको कि आप हमारे टैलेंट को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करते हैं। जी जी राइट? बिल्कुल ऐसे ही। तो ये भाई अब तो प्रोग्राम आपका हुआ। मेरा बेटा बताओ इसमें इन्वॉल्व कैसे हो, पूरी अब हमें दास्तान बताओ। असल में जाना, एक्सपीरियंस। जी ऐसा ही है। असल में ना नेशनल गेम्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है, और इसमें आर्मी चीफ साहब भी चीफ गेस्ट थे, और मुराद अली शाह साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, जिसमें सजाद भाई, बिलाल भाई, यासर भाई का तो ऑलरेडी इवेंट हो चुका था और 2-2 गोल्ड मेडल जीत चुके कभी थे। झूठे मुंह अपनी बहन को नहीं बुलाते इन चीजों पे? आप तो मुझे हमेशा प्यार से माँ जी कहते हो। जी जी अम्मा मुझे अपनी समझते हो, और जी मेरा है। तुमसे प्यार भी वो वाला है, बिल्कुल जिस तरह हमजा से मेरा लाड है। जी जी ऐसे ही है। मैं आपके तो तुम्हें बच्चों उस की वक्त तरह ख्याल नहीं आता? देखो बाहर के मुल्क जाना तो मुश्किल है, कराची तो बंदा फ्लाइट पकड़ के आ जाता है, कभी जी। मैंने भी बुला आपने लिया। वो नंबर भी दिया हुआ, तो इंशाल्लाह ताला अगर आपकी लाहौर बड़ी मेहरबानी है कि आप मैसेज कर दिया करें। चले तो ये इंशाल्लाह। हो अब सकता है कि next- बंदा, माय पॉइंट इज कि यहाँ पे बात करते हैं, अगर फिजिकली बंदा आ जाए तो जी, कितना ऐसे मजा ही आएगा। है। ज़्यादा अच्छा और आप आएंगे तो हमारी तो मतलब दुगनी पावर हो जाएगी इवेंट लड़ने के लिए ना, क्योंकि आप जैसे और वहाँ पे मैंने वैसे भी हूटिंग करनी है दूसरी टीम के लिए, तो तैयब को वैसे ही गुस्सा चढ़ना है कि यार मेरी माँ के सिर डामाडोल हो गई। अच्छा फिर बता, फिर हुआ क्या? तो मैं बता रहा था कि ये इवेंट बड़ा था, मेगा इवेंट था, तो इसमें सजाद भाई, बिलाल भाई, यासर ने तो ये 2-2 गोल्ड मेडल ले लिए। अब सबसे लास्ट में मेरा इवेंट था, तो मैं थोड़ा प्रेशर में भी था, क्योंकि जो एक लड़का था आसिफ पहलवान, बहावलपुर से है, और वो आर्मी की तरफ से खेलता है, तो ही इज वेरी गुड। हाँ तो वो बहुत अच्छा और देखिए wrestler- क्रेडिट देना चाहिए जी, जहाँ जी, बंदा जी, जी, डिजर्व बिल्कुल, करता है। बहुत नो डाउट कि वो बहुत और अच्छा सच्ची wrestler बात है। बताऊं, फाइनल में क्या होता है क्या नहीं होता, काफी हद तक ऑफ कोर्स आपकी स्किल वगैरह होती है, बट अल्लाह की मर्जी। जी जी ऐसे ही है। आप जब उस स्टेज पे पहुंच गए तो एक तरह से आप दोनों ही विनर हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। सही। वो उस वक्त मौके पे डिपेंड करता जी, है। बिल्कुल जब उस स्केल पे पहुंचते हो तो टक्कर की बात होती है। जी ऐसे ही। बिल्कुल। हाँ जी। तो वो मुझे थोड़ा प्रेशर भी था कि इन्होंने माशाल्लाह गोल्ड गले में डाले हुए हैं। अब मेरा जो फाइनल अभी होना है और मेरी फाइट होनी है, अब अब्बा जी तो- फांसी ना डाल देना मेरी जगह गले में। तो मैंने कहा कि मुझे भी मेडल लेना बहुत ज़रूरी है, गोल्ड इंशाल्लाह ताला, क्योंकि घर जाएंगे तो गोल्ड मेडल गले में होना चाहिए। तो फाइट 4 फाइटें एक ही दिन में मेरी हुई हैं, 4 फाइट्स एक दिन में। तो फाइनल जो था वो उस लड़के के साथ, आसिफ पहलवान के साथ, तो काफ़ी आप ये अंदाज़ा लगाएं मतलब 3 लोगों से करके ऑलरेडी। जी, जी। अब आपके जिस्म में दर्द हो रही है, आपकी हड्डियों में दर्द हो रही है, आपके हाथ पांव सूजे हुए हैं, क्योंकि एडिमा हो जाता है जब आप फाइट करते हैं, तो आपकी बॉडी सोजिश में आती है और स्वेल होना शुरू हो ऐसे जाती ही, है। ऐसे, exactly। अब एक बंदे का कीमा निकला हुआ है, एक दिन में 3 फाइट हो गई हैं, अब चौथी फाइनल है, राइट? ऐसे ऐसे ही फिर? और बहुत टफ है। और उसमें ये था कि फिर जब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि मेरी जब फाइट शुरू होने लगी है, तो क्राउड के लिए इतनी ये इंटरेस्टिंग फाइट थी कि क्राउड ने पहले पूरा शोर मचाया है कि जी ये फाइट होगी और मज़े की फ़ाइट होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह और फाइट इतनी तेज़ हुई है कि मैं मतलब 125 kg कैटेगरी में खेल रहा हूँ। जितने बड़े इसमें मैं थोड़ा आप व्यूवर्स के 125 लिए भी kg तो नहीं हो। बताता चलूँ कि अगर आपका ये 9 100 से ज्यादा तो नहीं। हाँ जी वही वो बताना। हाँ 97 कैटेगरी से अगर आपका 1 ग्राम भी ज्यादा है तो आप 125 में खेल तुम सकते हैं। 98 हो। तो हाँ तो उसमें ना वो टीम बट को गलत बैलेंस करता है ये, आई एम सॉरी, ये मैं ऑनर ये गला बड़े- करूंगी। हाँ, जी, जी। व्यूअर्स देखें, आप आ तो गए कैटेगरी बट टेल एंड पे जी। अपने जिस्म के साथ ज्यादती है, क्योंकि अगला बंदा तुमसे 30 किलो ज्यादा जी, है। जी, गलत बात है, ऐसे ये ही। मैंने अभी तुम्हें ब्रेक में डांटा है, ऐसी ऐसे ही बात। हाँ जी सॉरी, आप ब्रेक में डांटा है मैंने उसको। हाँ।
तो वो असल में ना हमारा जो डिपार्टमेंट है ना वापडा, ये अभी जो न्यू रेसलर्स हैं इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं कर रहे, तो मैं ये भी अपील करूंगा वापडा से कि वो जो नए खिलाड़ी हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करें। और दूसरा ताकि सारी कैटेगरीज जी, कवर हो जी, जाए जी ना। जी, तो वो 97 में लड़का मौजूद था, तो मुझे कोच ने कहा कि हमें उम्मीद है कि तुम 125 में जीत जाओगे। 97 वाला लड़का जो वो अपना अच्छा परफॉर्म कर लेगा, तो तुम 97 में ना खेलो इंजरी 125। कितनी हुई? मुझे अब तक कोई अभी की बात कर रही हूँ, इस फाइट में कितनी इंजरी हुई? क्योंकि 100% हुई होगी। हो ही नहीं सकता कि 3 फाइट्स के बाद तुमने चौथी जी, फाइट लड़ी है मस्कुलर- और अपनी कैटेगरी से ज्यादा में खेला जी। है। हो ही नहीं, इसको हुई थी इंजरी? जी मेरे अपर बैक में हुई थी, तो वो बाम शाम लगा के तो वार्म अप अच्छा किया है। कितने आपको मेडल्स मिले? इस एक इवेंट में एक मिला है। अच्छा, जी अल्लाह आपको खुश रखे। जी हाँ। इससे मैं ज़रा ब्रेक में बात करती हूँ व्यूअर्स, ज़रा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अगर अम्मा हूँ तो फिर तबीयत भी उसी हिसाब से सेट होगी। अभी मैंने इसको डांटा है, पूरी इसको दास्तान सुनाई है अपनी टूटी कमर की। बात यह है कि जवान लड़का है, इस स्टेज पे एथलीट ज़रूर बने, मेहनत ज़रूर करें, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जिन माँ बाप की दुआएं आपके साथ हैं उनकी जानें भी आप लोगों के अंदर अटकी हुई हैं। जी जी yes। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर इनसे ये जानेंगे कि अब नेक्स्ट अब क्या है एंड व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस ब्रिलियंट टीम आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमने आपसे हमेशा वादा किया है कि हमेशा हमारे जो हीरोज़ हैं, हमारे हाई अचीवर्स हैं, कोई भी इंसान कुछ डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स करता है, हमारे मुल्क का नाम रोशन करता है, तो हम उनको अपने प्रोग्राम पे ज़रूर बुलाते हैं। और ये लड़के कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के लिए एफर्ट्स करते रहते हैं। बिलाल अवान, यासिर अवान पहलवान, सज्जाद अवान पहलवान एंड तैयब रज़ा अवान पहलवान हमारे साथ हैं। रिसेंटली गोल्ड जीत के आए हैं 35th नेशनल गेम्स 2025 कराची में, जो बहुत बड़ा इवेंट था, द बिगेस्ट इवेंट जो होता है पाकिस्तान में। बिलाल, अगेन आपसे बात शुरू करेंगे, अब क्या, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो एंड व्हाट्स नेक्स्ट? अभी इंशाल्लाह ताला नेशनल चैम्पियनशिप आ रही है तकरीबन 2 माह बाद, तो उसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो हमारे डिपार्टमेंट ने 1-2 प्रोग्राम भी रखे हैं हमारी अचीवमेंट की, वो सेलिब्रेशन के लिए, उसके लिए भी तैयारियां हैं। हमारे जीएम साहब ने और हमारे वज़ीर साहब भी उधर आ रहे हैं, तो अभी इसके लिए भी है तैयारी कर रहे हैं अपने इस फंक्शन के लिए। तो जो नेक्स्ट इवेंट आ रहा है वो हमारा नेशनल चैम्पियनशिप है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला बेस्ट ऑफ लक। सर जी, आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? क्योंकि ऑब्वियसली आप सब हर वक्त एक ही चीज़ में नहीं पार्टिसिपेट करते, कभी तैयब करेगा, कभी आप करेंगे भैया, कभी सराज करेगा, कभी बिलाल करेगा, कभी कभी 3 करेंगे, 2 नहीं करेंगे। तो अब नेक्स्ट आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि आप तो टीचर भी हैं, उस्ताद भी हैं माशाल्लाह। जी, अभी जो नेशनल चैम्पियनशिप आ रही है वो, और उसके बाद वर्ल्ड नोमैड्स गेम जो हो रही है किर्गिस्तान में, उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी जो है ना वो करनी है, क्योंकि वो भी 2-4-5 माह के बाद है। कोई नए बच्चे भी तैयार कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपके पास कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा हर लड़के सीजन में नए लोग आते हैं? पहले तो होता था साल में 6-8 बंद, अब तो इतने आते हैं आपके पास लोग? जी, अभी जो बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं, मैंने लड़कियां जो हमारी रेलवे पुलिस से हैं, वो जो नई रिक्रूटमेंट हुई है उसमें से लेके टीम बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया नेशनल गेम्स में। तो ये हमारे नए स्टूडेंट हैं, नए बच्चे हैं जो हमने नए जो अभी मुतारफ़ करवाए हैं नेशनल गेम्स में। तो इन्होंने अचीवमेंट दे के हमें साबित कर दिया कि हम भी इंशाल्लाह जो है ना इसमें काफ़ी आगे हैं। सजाद भाई, व्हाट्स नेक्स्ट? जी इंशाल्लाह आप भी सिखा भी रहे हैं और साथ में कर भी रहे हैं। वर्ल्ड नोमेड गेम्स हो रही है ना, उसमें क्योंकि लास्ट टाइम आपको बताया 4th पोजीशन थी, इस दफ़ा इंशाल्लाह हम फाइनल खेलेंगे अल्लाह के हम में कौन कौन है? जी हम में कौन कौन है? हम चारों? सब जी चारों चारों इंशाल्लाह, ठीक। क्योंकि वर्ल्ड गेम्स है ना, वर्ल्ड गेम्स है तो आप वर्ल्ड चारों नोमेड गेम्स इंशाल्लाह है, हाँ, जाएंगे सब उसमें। पार्टिसिपेट करते हैं इंशाल्लाह, उसमें। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी अता करें। मिस्टर तैयब, आपकी तो 50 फनकारियाँ चल रही होती हैं। इसमें ना हमारे उस्ताद मोहतरम है मोहन अफजल बाट साहब है, मुजम्मिल बाट साहब, मुबशर बाट साहब, तो एक फेडरेशन है जो देसी कुश्ती की जो बनी है, जो ट्रेडिशनल रेसलिंग जो हमारी अखाड़े वाली कुश्ती है उसको लेकर चल रहे हैं।
तो उसमें ये फ्यूचर प्लानिंग है कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, इसे यूरोपियन कंट्रीज़ तक भी लेके जाया जाए, वहाँ के रेसलर्स के साथ भी जाके खेला जाए। तो अभी इंशाल्लाह ताला मुगन अफजल भाट साहब के साथ ट्रेनिंग चल रही है, जो कि हमारे उस्ताद भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट खेलकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं इंशाल्लाह। प्रोग्राम तो ख़त्म करना है, लेकिन जल्दी से आप में से कोई एक बंदा ये मशवरा दे दे दोनों साथीज़ा में से कि अगर कोई इस तरफ आना चाहता है तो आप उसको मशवरा क्या देंगे? कौन एडवाइस देगा? सर आप अगर हमारे व्यूअर्स को एडवाइस दे, आपको लोग देख रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं सारा दिन है इत्थे लड़ता रहता है, उत्था लड़ता रहता है, बेहतर है इनू पहलवानी च पा दो, एटलीस्ट डिसिप्लिन के साथ तो चलेगा, जिस तरह बाहर लोग मार्शल आर्ट्स में डालते हैं। तो आपका मशवरा क्या है कि अगर इस तरफ लेके आना है तो क्या ज़रूरी है? जी, सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चे को देखें कि वो कौन सी गेम में अपना जो है ना वो इंटरेस्ट शो कर रहा है। अगर वो रेसलिंग में आ रहा है, जूडो में आ रहा है, टग ऑफ वार में है, क्रिकेट में है, फुटबॉल में, कोई भी गेम है, बच्चे को हेल्दी एक्टिविटी के लिए, उसके हेल्दी जेन के लिए, माइंड के लिए उसको चाहिए कि वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, और स्पोर्ट्स की तरफ आएगा तो बच्चा मोबाइलों से और दूसरी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है उनसे बचता रहेगा। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच बिलाल, यासिर, सज्जाद एंड तैयब। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आपको करोड़ कामयाबियों से नवाजे। आप हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं, आप हमारे मुल्क का बहुत बड़ा असासा भी हैं, ईच वन ऑफ यू, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ब्लेस यू। खुश रहें, आबाद रहें, और इनकी कामयाबी का क्रेडिट इनके अम्मा अब्बा को जाता है सबसे पहले, अल्लाह ताला के बाद इनके माँ बाप को। ये वो लोग हैं जो रात दिन एक करके इन बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं, और मैं आपको बता नहीं सकती व्यूअर्स कि वहाँ पे अब्बू का तो रोल है, लेकिन इनकी मदर ने जितना बड़ा रोल अदा किया है मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस उस औरत की होती है जो अपने हस्बैंड को भी और अपने बच्चों को भी इस लेवल पे इनकी खुराक, इनकी एक एक चीज़ को देखना, सुख दुख की सारी चीज़ों को खुद मैनेज करना, क्योंकि ये तो ट्रैवल करते हैं। तो वो एक औरत जो है उन्होंने सबको खड़ा किया हुआ है अपने घर के अंदर। तो यहाँ पे इनकी अम्मी को भी मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को ज़िंदगी दे, सेहत दे, हमारे सरों पे उनको सलामत रखे, आमीन। खुदा हाफिज़ व्यूअर्स।